बदकिस्मती से इटर्नल नाइट बहुत ताकतवर है। भले ही हर युग में कोई सभ्यता उभरे, चाहे वह कितनी भी शानदार क्यों न हो, वह इटर्नल नाइट के खत्म होने का सामना नहीं कर सकती। जैसे जैसे समय बीत रहा है, इटर्नल नाइट लैंड पूरे यूनिवर्स को निगलता जा रहा है और हमारे यूनिवर्स में जीवित प्राणियों के लिए जगह कम होती जा रही है। अगर यह अभी भी मेडिसिन सिविलाइजेशन का जमाना होता, तो इमोर्टल वर्ल्ड में हमारा कब्जा वाला एरिया आज से कई गुना ज्यादा बड़ा होता, इतना कमजोर होने से कोसों दूर। ये कहा जा सकता है कि अनंत रात का विरोध करने की हमारी शक्ति कमजोर होती जा रही है। अमर कलाकृति पृथ्वी सम्राट औषधीय कड़ाही ने बेबसी से कहा। वह इटर्नल नाइट की शक्ति का भी मुकाबला करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से विरोधी बहुत शक्तिशाली था। पूरी सभ्यता की शक्ति इकट्ठा होने के बाद भी यह अनंत रात्रि का मुकाबला नहीं कर सकती। दुश्मन का होना ही कुदरत की एक अटल ताकत है। ये चींटी की तरह है, चाहे ये धरती को कैसे भी काटे, धरती हिलती नहीं है, इसे हिलाना नामुमकिन है। इसके उलट धरती की थोड़ी सी भी हलचल से अनगिनत चींटियों की मौत हो सकती है, यहाँ तक कि उनके वंश का भी अंत हो सकता है। हमेशा रहने वाली रात का होना इतना डरावना है, यह इस यूनिवर्स की सबसे डरावनी तबाही है। जब रात होती है तो ये प्रलय के आने का संकेत होता है। स्वर्गीय दाव पुनर्जन्म, कॉस्मिक रीबूट। ये सुनकर झो उसुई के दिल में उथल पुथल मच गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इस अमर कलाकृति से इतनी जरूरी जानकारी मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं कि यह कोई क्लासिफाइड जानकारी होगी जो सिर्फ अमर राजा से ऊपर वाले ही जान सकते हैं। यहाँ तक कि एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल भी इसे नहीं समझ सकता। अगर यह अमर कलाकृति न होती तो उसे पता नहीं चलता कि वह इस ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को कब जान पाता। अगर पूरा यूनिवर्स फिर से शुरू हो जाए तो क्या सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? इटर्नल नाइट लैंड में इतने सारे पुराने खंडहर क्यों हैं? झो उसुई खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। वह बहुत हैरान था, उसे नहीं पता था कि ये पुराने जमाने के खंडहर कैसे बचे। आखिरकार कॉस्मिक रीबूट एक ऐसी डरावनी ताकत है जो सभी तारों और दुनियाओं को धूल में बदल देती है। ऐसी मुसीबत में शायद अमर राजा भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर भी ये पुराने खंडहर बच गए। अगर इन पुराने खंडहरों की इमारतें किसी ऐसे मटेरियल से बनी होती जो कभी न टूटने वाला होता, तो शायद ऐसा कोई शक नहीं होता। फिर भी ये इमारतें अमर दुनिया की आम इमारतों से अलग नहीं लिखती। ज्यादा से ज्यादा वे थोड़ी ज्यादा मजबूत हैं। समस्या यह है कि ऐसी मजबूती निश्चित रूप से कॉस्मिक रीबूट जैसी आपदा का सामना नहीं कर सकती। आमतौर पर ऐसा ही होता है। एक बार जब यूनिवर्स रीबूट होता है तो सभी दुनियाएं और तारे नष्ट हो जाते हैं, धूल में बदल जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हर चीज खत्म हो जाती है, लेकिन जो जगहें हमेशा रहने वाली रात की ताकत से ढकी हुई हैं, जो इलाके खत्म हो गए हैं, उन्हें यूनिवर्स रीबूट की ताकत से खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरह इटर्नल नाइट लैंड में बहुत सारे पुराने खंडहर, सभ्यताओं के बहुत सारे अवशेष मौजूद हैं। यह इटर्नल नाइट की शक्ति का जानबूझकर किया गया काम नहीं है, बस कुछ साइड इफेक्ट हैं। सच कहूं तो मैं इटर्नल नाइट की शक्ति की सुरक्षा में चक्र दर चक्र बचता रहा, नहीं तो मैं पहले ही अनगिनत बार मर चुका होता। अमर कलाकृति पृथ्वी सम्राट औषधीय कड़ाही ने बेबसी से कहा। इसी वजह से उसे एहसास होता है कि इटर्नल नाइट की ताकत सच में कितनी ताकतवर और अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि कॉस्मिक रीबूट की शक्ति भी इसे नष्ट नहीं कर सकती। यह एक ऐसा महान अस्तित्व है जिसे अमर राजा भी नहीं समझ सकते, ये बिल्कुल समझ से बाहर है। ऐसे दुश्मन का सामना करते हुए उसे यह नहीं पता होता कि उसे हराने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो इस युग की हमेशा रहने वाली रात पूरी तरह कब जागेगी? झो उसुई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह समझ सकता था कि एक बार जब इटर्नल नाइट जागेगी तो यह इमोर्टल सिविलाइजेशन का अंत होगा। उस समय चाहे वे अमर राजा हों, साधारण अमर हों या नश्वर हों, वे सभी पूरी तरह से गिर जाएंगे। ठीक उन पुरानी सभ्यताओं की तरह। शायद 5 महान सुपर क्लैन के अमर राजाओं के साथ अचानक हुई घटनाएं इटर्नल नाइट लैंड से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। यह अभी पता नहीं है कि अमर राजाओं ने इटर्नल नाइट लैंड में किस तरह की घटनाओं का अनुभव किया। अभी वह सिर्फ एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल है और अभी तक इमोर्टल किंग्स के मामलों को समझ नहीं सकता है। अगर वह अमर राजा बन पाता तो शायद वह ऐसे राज जानने के लायक हो जाता। पक्का नहीं, लेकिन मुझे पहले से ही अनंत रात से जागने का एहसास हो गया है। मेरा अनुमान है कि अनंत रात्रि के जागने तक का समय बहुत लंबा नहीं है। इसलिए अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको पहले से तैयारी करनी होगी। अमर कलाकृति पृथ्वी सम्राट औषधीय कड़ाही ने अपना सिर हिलाया।
उसे इटर्नल नाइट के जागने का सही समय भी नहीं पता, बस उसे लग रहा है कि अब समय ज्यादा नहीं बचा है। ये सैकड़ों अरबों साल, हजारों अरबों साल या दसियों हजार अरब साल भी हो सकता है। इंसानों के लिए समय का ऐसा दौर पहले से ही राजवंशों के उत्थान और पतन का समय हो सकता है। लेकिन एक डालुओ गोल्डन इम्मोर्टल या एक इम्मोर्टल किंग के लिए ये बस पलक झपकने जैसा है। इसलिए इस तरह का समय पहले से ही काफी दबाव वाला है। प्राचीन सभ्यताएं भी इतनी मजबूत थीं कि वे भी नहीं बच पाईं, तो क्या हम लोग इससे बच सकते हैं? भले ही वे तैयार हों, क्या वे हमेशा रहने वाली रात के हमले का सामना कर सकते हैं? झो उसुई ने पूछा। उसे लग रहा था कि अमर कलाकृति पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉलड्रॉन के पास बचने का कोई तरीका है। इतने बड़े खतरे के सामने भी यह ज्यादा परेशान नहीं लग रहा था। अनंत रात के हमले का विरोध करने के बारे में सोचना भी सच में नामुमकिन है। ये बातें सुनकर किंग ग्रेड अमर आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉलड्रॉन एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर बोला, लेकिन हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह इटर्नल नाइटलैंड के हमले का विरोध करना नहीं है, बल्कि ये प्रलय के दिन के लिए एक शेल्टर बनाना है। इस तरह भले ही हेवनली दाओ यूनिवर्स को फिर से शुरू कर दे, हम कॉस्मिक युग के एक के बाद एक साइकिल से बच पाएंगे और इस तरह प्रलय के दिन से बच पाएंगे। इसने सीधे अपने मन की बात कह दी। अनंत रात की भयावहता देखने के बाद अब उसमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं बची थी। अब बस एक ही ख्याल है कि जिंदा रहना है, कयामत की तबाही से जिंदा निकलना है। जैसा कि वे कहते हैं, एक अच्छी मौत उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि खराब तरीके से जीना। जब तक कोई जिंदा है तो किस्मत जरूर अच्छी आएगी। क्या प्रलय का आश्रय स्थल? क्या ऐसा हो सकता है कि प्राचीन सभ्यताएं भी कुछ ऐसा ही कर रही थी? झो उसुई की आंखें चमक उठी, उसे तुरंत यह बात समझ आ गई। हाँ, ये सही है। प्री हिस्टोरिक सभ्यताएं दो गुटों में बंटी हुई थी। एक है सर्वाइवल ग्रुप, जो मानता है कि उनकी ताकत इटर्नल नाइट का मुकाबला करने के लिए बहुत कमजोर है, इसलिए वे कॉस्मिक युग की साइकिल को सहने के लिए डूम्सडे शेल्टर बनाना पसंद करेंगे, जिससे वे लगातार अपनी ताकत जमा करते रहेंगे। अगर वे दर्जनों या सैकड़ों कॉस्मिक साइकिल से जमा हो सकते हैं, तो शायद वे हमेशा रहने वाली रात से लड़ने के लिए काफी ताकत इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए ये ग्रुप कयामत के दिन के लिए ठिकाने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दूसरा है रेजिस्टेंस फैक्शन, जो इटर्नल नाइट के हमले का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। आखिर अगर डूम्सडे शेल्टर भी कामयाबी से बन जाएं, तो भी बहुत कम लोग ही असल में उनसे बच सकते हैं। सिर्फ अमर राजा के लेवल से ऊपर वाले ही बच सकते हैं, और अमर राजा के लेवल से नीचे के जीव कॉस्मिक युग के बदलावों की ताकत का सामना करने में बस नाकाम हैं। इसलिए कयामत के दिन के शेल्टर पर उम्मीद लगाने के बजाय इटर्नल नाइट के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई में शामिल होना बेहतर होगा। अगर कामयाब रहे तो हर कोई जिंदा रहेगा और बच जाएगा। किंग ग्रेड अमर कलाकृति अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉलड्रॉन ने गंभीरता से कहा, और पुराने जमाने की सभ्यताओं के कुछ राज बताए। अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि इटर्नल नाइटलैंड की गहराई में कुछ पुरानी सभ्यताएं हो सकती हैं जो खत्म नहीं हुई हैं? झो उसुई का दिल धड़कने लगा। वह इस बात के ख्याल को रोक नहीं पाया। जरूर ऐसी प्री हिस्टोरिक सभ्यताएं मौजूद हैं। मेडिसिन सिविलाइजेशन के जमाने में भी प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन के कुछ मजबूत लोग इटर्नल नाइटलैंड में बहुत अंदर पाए गए थे। हालांकि प्री हिस्टोरिक सभ्यताओं के इन मजबूत लोगों को कॉस्मिक युग के चक्रों के जरिए मुश्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि वे पुराने मॉन्स्टर बच सकते हैं। किंग ग्रेड अमर कलाकृति अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉलड्रॉन ने भी यह बात मानी। आखिरकार कॉस्मिक युग के एक के बाद एक चक्र के साथ कोई नहीं जानता कि इटर्नल नाइटलैंड की गहराई में कितने इमोर्टल किंग लेवल के मजबूत लोग छिपे हुए हैं, और ये पुराने अमर राजा भविष्य में हमेशा रहने वाली रात के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत होंगे। अगर वे सच में काफी ताकत इकट्ठा कर लें, तो इटर्नल नाइट को खत्म करना नामुमकिन नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो यह आदि अमर राजाओं का भी विचार है। उनका मानना है कि अगर एक कॉस्मिक युग सफल नहीं हो सकता, तो वे सैकड़ों यहाँ तक कि हजारों कॉस्मिक युगों के जरिए जमा हो जाएंगे। आखिरकार वे इटर्नल नाइट से निपटने का कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, शायद उसे खत्म भी कर देंगे। लेकिन मैं प्रलय के दिन आश्रय कैसे बनाऊं? आपके अनुसार ऐसा लगता है कि आपने प्रलय के दिन आश्रय बनाने के तरीके में महारत हासिल कर ली है। झो उसुई ने पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉलड्रॉन को देखते हुए उत्सुकता से पूछा। हालांकि उन्हें लगा कि भविष्य में उन्हें शायद प्रलय के दिन शेल्टर बनाने की जरूरत न पड़े, फिर भी ज्यादा विकल्प होना अच्छी बात थी। जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की जान बचा सकता था।
हाँ, सही है। मैं फार्मासिस्ट मेडिसिन सिविलाइजेशन के जमाने का एक किंग ग्रेड अमर आर्टिफैक्ट हूँ। हालांकि मैं इटर्नल नाइट के हमले से बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन मेडिसिन सिविलाइजेशन के एक सर्वाइवर के तौर पर मुझे मेडिसिन सिविलाइजेशन के अनगिनत एसेंस भी मिले। उदाहरण के लिए, मेरे अंदर की जगह में स्पिरिचुअल मेडिसिन और अमर अमृत के अनगिनत बीज हैं जो कभी मेडिसिन सिविलाइजेशन में मौजूद थे। अगर इन सभी बीजों को फिर से जिंदा किया जा सके तो ये अमर अमृत इस यूनिवर्स में एक बार फिर जिंदा हो जाएंगे और इस युग की सभ्यता को बहुत ज्यादा रिसोर्स मिलेंगे। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने गर्व से कहा। आखिरकार इसमें मेडिसिन सिविलाइजेशन के ज्यादातर एसेंस स्टोर हैं। किसी भी अमर के लिए इसे पाना मेडिसिन सिविलाइजेशन की विरासत पाने के बराबर है। इसे अचानक बड़ी ताकत में बढ़ोतरी भी माना जा सकता है। दुर्भाग्य से जिस इलाके में ये पहले था वह इटर्नल नाइटलैंड का अंदरूनी इलाका था। अनगिनत काले जीव आसपास छिपे हुए थे, इसलिए कुछ ही अमर लोग इस जगह पर जाने की हिम्मत करते थे, और अगर वे ऐसा करते भी तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाता। अनगिनत सालों तक कोई भी मेडिसिन सभ्यता की विरासत हासिल नहीं कर सका। इंसानी कबीले का ये डालुओ गोल्डन इमोर्टल यहाँ आ गया और उसने काले जीवों को खत्म कर दिया। नहीं तो ये पहले ही पूरी तरह खत्म हो चुका होता और इसके बचने का कोई चांस नहीं होता। प्रागैतिहासिक सभ्यता के अमर अमृत बीज। उदाहरण के लिए, किस तरह के अमर अमृत बीज? ये सुनकर झोंग सुई की आंखें तुरंत चमक उठी। वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि उसके अमर राजा का मौका यही हो सकता है। पुरानी सभ्यताओं से अनगिनत अमर अमृत बीजों का अकल्पनीय खजाना। दूसरे अमर जीवों के लिए इन अमर अमृत बीजों को कई मैच्योर अमर अमृत बनने में लंबा समय लग सकता है, जो तुरंत इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। लेकिन झोंग सुई, जिसने मेडिसिन गू में महारत हासिल कर ली थी, वह कम समय में बड़ी मात्रा में अमर अमृत बना सकता था। जुआनहुआन संप्रदाय के अनगिनत साधकों की लड़ाई की ताकत को भी काफी बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी साधना तेजी से बढ़ती है। वे बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल मेडिसिन भी बना सकते हैं, जिससे मॉर्टल कल्टीवेटर्स की ताकत बढ़ जाती है। इस तरह बड़ी संख्या में मॉर्टल कल्टीवेटर्स के आने से सभी प्राणियों की विल पावर भी तेजी से बढ़ सकती है। इस तरह उनकी अमर तकनीक, आशा की आग की शक्ति भी तेजी से बढ़ेगी। मेरे पास जो अमर अमृत के बीज हैं, वे स्वाभाविक रूप से अनगिनत हैं। डालू और गोल्डन इमॉर्टल्स के लिए सही हैं, वे शायद बहुत कम हैं। अगर मुझे कहना ही है तो यह अमर औषधि मंजूसा का होना चाहिए। ये 7वीं रैंक की अमर दवा है, जिसमें जीवन नियम और मृत नियम शामिल हैं। इसे एक बेमिसाल अमर दवा कहा जा सकता है, जो दुनिया में दुर्लभ है। एक बार जब ये 7वीं रैंक की अमर दवाएं ले ली जाती है, तो व्यक्ति एक ही समय में जीवन नियम और मृत नियम को समझ सकता है। यह एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल को इमोर्टल किंग दायरे में जाने में भी मदद कर सकता है। सच में अद्भुत है। मंजूषाका के बीज होने के बावजूद इसकी खेती करना लगभग नामुमकिन काम है, क्योंकि मंजूसका को पालने के लिए न केवल सही माहौल की जरूरत होती है, बल्कि बहुत ज्यादा समय भी लगता है। कई ट्रिलियन साल बिताना भी नॉर्मल है। डालू और गोल्डन इमोर्टल की उम्र के हिसाब से ऐसा अंदाजा है कि वे इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन, जो एक टॉप ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है, ने गहरी आवाज में कहा। अमर औषधि मंजूसा का। ये सुनकर झोंग सुई ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली। बेशक ये सच में इमोर्टल किंग लेवल का मौका है, और अगर दूसरे डालुओ गोल्डन इमोर्टल्स को भी ऐसा मौका मिल भी जाए तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। यह असल में उसके लिए ही बनाया गया है। अगर वह ऐसी 7वीं रैंक की अमर दवा ले सके तो उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। अमर राजा तक पहुंचना भी कोई नामुमकिन काम नहीं होगा। इससे उसे मुश्किल कल्टीवेशन में लगने वाला बहुत सारा समय बचाने में भी मदद मिलेगी, और सच में एक तीर से कई निशाने लगाए जा सकेंगे। बेशक इन हाई ग्रेड इमोर्टल एलिक्सिर के अलावा हमारी याओजी सभ्यता की पिल्स में उपलब्धियां पहले ही पीक पर पहुंच चुकी हैं। उदाहरण के लिए, हमारी याओजी सभ्यता में एक पूरी तरह से अमर गोली है जिसे लाइफ क्रिएशन पिल कहते हैं। अगर ऐसी अमर गोली खा ली जाए तो अमर होना लगभग तय है, और 1000 साल के अंदर कोई भी अमर हो सकता है। साथ ही ये लंबे समय तक कल्टीवेटर के मैरों को साफ कर सकता है और नसों को काट सकता है, जिससे उनकी क्षमता और टैलेंट बढ़ सकता है। ऐसी पूरी तरह से अमर गोली बनाने की वजह से ही हमारी याओजी सभ्यता ने अनगिनत जीनियस लोगों को जन्म दिया है। लगभग हर कोई ड्रैगन जैसा है। बदकिस्मती से ऐसी पूरी तरह से अमर गोली को बनाना आसान नहीं है। इसके लिए जरूरी स्पिरिचुअल मेडिसिन और अमर अमृत बहुत ज्यादा है। पहले की याओजी सभ्यता ने अमर दुनिया पर राज किया था,
और कई इलाकों को दवा के बगीचों में बदल दिया था, जिससे बड़ी संख्या में अमर अमृत की खेती हो सकी। अगर यह इस जमाने में होता तो डर है कि इतने बड़े पैमाने पर अमर अमृत की खेती मुमकिन नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर यह छोटे लेवल पर हो तो इसे पूरा करना बहुत आसान है। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने गर्व से कहा कि जीवन बनाने वाली गोली याओजी सभ्यता की बुद्धि का सिर्फ एक क्रिस्टलाइजेशन है, और इसमें और भी कई गोलियों की रेसिपी है। याओजी सभ्यता का वारिस है। पुरानी याओजी सभ्यता की अनगिनत ताकतों द्वारा बनाई गई गोलियों की रेसिपी मौजूद थी। अगर पुराने जमाने में ऐसा होता तो इन गोलियों की रेसिपी को बड़ी ताकतें संभाल कर रखती थी और इन्हें लीक होने से पूरी तरह मना करती थी। याओजी सभ्यता कब नष्ट हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब ऐसे कोई नियम नहीं है। इसके अलावा सभ्यता की चिंगारी को बचाए रखने के लिए याओजी सभ्यता के इस ज्ञान को आजादी से फैलाने की इजाजत है। जब तक ज्ञान मौजूद है, ये याओजी सभ्यता की विरासत को दिखाता है। उनकी आत्मा अभी भी मौजूद है। यह अभी भी इस यूनिवर्स पर एक शानदार विरासत छोड़ सकता है। अच्छा ऐसा है। ये सुनकर झो सुई की आंखों में चमक आ गई। बू की शक्ति से वह याओजी सभ्यता की शान को पूरी तरह से फिर से बना सकते हैं। वह इन अमर अमृत और आध्यात्मिक औषधियों की पूरी तरह से खेती भी कर सकता था। जहां तक मटेरियल की बात है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। उस समय वह लाइफ क्रिएशन पिल की शक्ति का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में ट्रू इमॉर्टल्स बना सकता था। कुछ ही समय में अमर मानव कुल के इलाके मौत की दुनिया के सच्चे अमर लोगों से भर जाएंगे। इसके अलावा लाइफ क्रिएशन पिल की एनर्जी का इस्तेमाल करके मौत के रिसोर्स की कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आखिरकार सिर्फ एक इमोर्टल पिल किसी इंसान की साधना को 1000 साल तक बनाए रख सकती है और इसके लिए दूसरी पिल्स की जरूरत नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे कोई दूसरा जन्म लेने वाला इमोर्टल करता है। याओजी सभ्यता का ज्ञान का क्रिस्टलाइजेशन है। अमृत के बीजों के अलावा क्या कोई और खजाने हैं? उदाहरण के लिए मेडिसिन की सभ्यता से अमर गोलियां। झो सुई ने बड़ी उम्मीद से अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को देखा। अगर उसे बड़ी संख्या में हाई लेवल इमोर्टल पिल्स मिल जाती तो ये बेशक उसके लिए बहुत फायदेमंद होता, जिससे वह अपनी कल्टीवेशन को और तेजी से बढ़ा पाता। आखिरकार अमृत लगाने में भी कुछ समय लगता है। अमर गोलियों के विपरीत जिन्हें सीधे खाया जा सकता है। शुरू में मेरे पास अमर गोलियों का काफी स्टॉक था। बदकिस्मती से गलत तरीके से स्टोर करने और दुनिया के चक्र की वजह से उनकी ताकत खत्म हो गई। वे धूल में बदल गए और सिर्फ कुछ अच्छी तरह से सुरक्षित बीज ही बचे। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने बेबसी से कहा, शुरू में इसमें बहुत सारी अमर गोलियां रखी थी, लेकिन वे समय के साथ टिक नहीं पाई और आखिर में धूल में बदल गईं। ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लंबे समय के बाद भी ये कुछ अमृत के बीज बचा पाने में कामयाब रहा। यह इतनी सारी अमर गोलियों को कैसे बचा कर रख सकता था? क्या ऐसा है? ये सुनकर झो सुई को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इन अमृत के बीजों को पाना पहले से ही एक बहुत बड़ा फायदा था। अमर गोलियों के बिना भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि मेरे पास अमर गोलियां नहीं हैं, लेकिन मेरे पास एक और खजाना है, और वह केस क्रिस्टल है। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन थोड़ा मुस्कुराया। केस क्रिस्टल, यह क्या है? झो सुई ने उत्सुकता से पूछा। जैसा कि आप शायद पहले से जानते होंगे, अमर दुनिया में सबसे ऊंचे दर्जे का एनर्जी क्रिस्टल सुप्रीम अमर पत्थर है। एक ही सबसे बड़ा अमर पत्थर में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सिर्फ कुछ अमर नसें ही सबसे अच्छे अमर पत्थर बना सकती हैं। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में असल में एक एनर्जी क्रिस्टल मौजूद है जो सबसे बड़े अमर पत्थर से भी बेहतर है। ये केस क्रिस्टल है, पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने समझाया। मैंने पहले कभी ऐसे एनर्जी क्रिस्टल के बारे में क्यों नहीं सुना? झो सुई ने पलकें झपकाई। वह जानना चाहता था कि तथाकथित केस क्रिस्टल असल में क्या था। ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि केस क्रिस्टल एनर्जी क्रिस्टल नहीं है जिन्हें इमोर्टल वर्ल्ड बना सकता है, बल्कि वे खास क्रिस्टल हैं जो हर बार यूनिवर्स के दोबारा शुरू होने और कॉस्मिक एक्सप्लोजन होने पर बनते हैं। जब सभी दुनिया और जीव नष्ट हो जाते हैं और अराजकता में लौट जाते हैं, तो केस क्रिस्टल के प्रकट होने का मौका होता है। इनमें से हर केस क्रिस्टल अनमोल है। अमर राजा भी केस क्रिस्टल चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ एक क्रिस्टल लेने से उनके अंदर की कॉस्मिक दुनिया की ग्रोथ काफी बढ़ सकती है, जिससे अनगिनत सालों की मुश्किल साधना बच जाती है। इसके अलावा केस क्रिस्टल में बहुत ज्यादा कानून की जानकारी होती है। एक क्रिस्टल लेने से स्वर्ग और पृथ्वी के कई कानूनों को समझने का मौका मिलता है, जिससे अचानक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचा जा सकता है। इस तरह
हर केस क्रिस्टल एक बेमिसाल खजाना है जिसे सर्कुलेट करना लगभग नामुमकिन है। कुछ केस क्रिस्टल पाने का दुर्लभ मौका पाने के लिए मैंने कई यूनिवर्स रिबूट किए हैं। यह एक खजाना है जिसे ब्रह्मांड के एक चक्र से बचने के बाद ही पाया जा सकता है। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने भावुक होकर कहा, क्या सचमुच दुनिया में ऐसा कोई खजाना है? ये सुनकर झो सुई को गहरा सदमा लगा। एनर्जी क्रिस्टल जिन्हें सिर्फ कॉस्मिक साइकिल के दौरान ही नर्चर किया जा सकता है, यही वजह है कि इमोर्टल वर्ल्ड में केस क्रिस्टल का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर किसी को सच में ऐसी जानकारी पता भी हो तो भी शायद वे उसे नहीं बताएंगे। अमर राजा जरूर इसे सख्त कंट्रोल में रखेंगे। दूसरे अमर लोगों के लिए इसे पाना नामुमकिन है। अगर कोई सामने आता है तो अमर राजा शायद इसके लिए खुद लड़ेंगे। तो क्या सिर्फ कॉस्मिक धमाकों के दौरान ही केस क्रिस्टल मिल सकते हैं? झो सुई खुद को पूछने से रोक नहीं पाई। हाँ, जाहिर है कॉस्मिक धमाकों के दौरान कुछ केस क्रिस्टल मिल सकते हैं, लेकिन ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। कभी कभी कुछ केस क्रिस्टल गलती से पूरे यूनिवर्स में बिखर जाते हैं, दुनिया के किसी कोने में दब जाते हैं। लेकिन सिर्फ इमोर्टल किंग के लेवल से ऊपर के लोग ही केस क्रिस्टल्स को खा और सोख सकते हैं। अमर राजा के लेवल से नीचे के प्राणियों के लिए अगर उन्हें यह मिल भी जाए तो वह सिर्फ एक ऐसा पत्थर होगा जो कभी न टूटने वाला हो, एक खास चीज जो आम ताकतों से बेअसर हो। तो किसी भाग्यशाली व्यक्ति के लिए केस क्रिस्टल पाना असंभव नहीं है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम होती हैं। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने इस पर विचार किया और एक स्पष्टीकरण दिया। अच्छा ऐसा है, आपने कितने केस क्रिस्टल हासिल किए हैं? झो सुई ने सिर हिलाया, उसे इस बात से पूरी तरह सहमति थी। अगर सिर्फ एक अमर राजा ही केस क्रिस्टल खा और पचा सकता है, तो दूसरे जीव भले ही उन्हें केस क्रिस्टल मिल जाए, उनके पास उसे इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं होगा। यह एक बहुत ही कठोर क्रिस्टल होने के कारण एक अमर राजा के नीचे की शक्ति एक केस क्रिस्टल को नष्ट नहीं कर सकती। इससे यह एक यूनिक हार्ड मटेरियल भी बन गया है। आखिरकार अमर दुनिया में भी ऐसे ही मटेरियल मौजूद हैं, इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा दुर्लभ नहीं माना जाता। मुझे लगता है लगभग 5 केस क्रिस्टल, पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने गर्व से कहा। केवल 5? झो सुई को थोड़ी निराशा हुई। इस बात से आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि यह काफी नहीं है? क्या आपको पता है कि 5 केस क्रिस्टल का क्या मतलब है? उन्हें रॉयल ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स के बदले में बदला जा सकता है। तुम सच में नहीं जानते कि तुम कितने भाग्यशाली हो। अगर मैं यूनिवर्स के कई साइकिल से न गुजरा होता तो मुझे इतने सारे केस क्रिस्टल नहीं मिल पाते। बेशक इतने कम अंक मिलने का कारण मेरी चोटें भी हैं। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने दांत पीसते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे ने उसे नीची नजर से देखा हो। सच कहूं तो ये काफी अफसोसनाक भी था। एक बार फिर ये कॉस्मिक साइकिल से गुजरा और यूनिवर्स को अनगिनत केओस क्रिस्टल्स के साथ फटते हुए देखा। दुर्भाग्य से ये बुरी तरह घायल हो गया और ज्यादा ताकत नहीं लगा सका। वो बस बेबस होकर देख रहा था कि कैसे बहुत सारे केस क्रिस्टल उसके पास से उड़कर दूर चले गए और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सिर्फ 5 केस क्रिस्टल गलती से उसके पास आ गिरे और उसे मिल गए। नहीं तो शायद उसे एक भी केस क्रिस्टल नहीं मिल पाता। ये खजाने के पहाड़ में घुसकर खाली हाथ लौटने जैसा था। अच्छा, ये चोटों की वजह से है। तो जब तक मैं आपकी चोटों से उबरने में आपकी मदद करता रहूंगा, सब ठीक रहेगा। झो सुई ने अपनी ठुड्डी को छुआ। उसे लगा कि पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन की चोटें सच में बहुत गंभीर थी और कांसे की कॉल्ड्रॉन पर कई दरारें आ गई थी, जैसे कि वह टूटने वाली हो। अगर यह सबसे ऊंचे दर्जे का अमर आर्टिफैक्ट न होता तो यह इतने लंबे समय तक टिका नहीं रह पाता। मेरी चोटों से ठीक होने में मेरी मदद करें। हालांकि मैं चाहता हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मेरे शरीर पर चोटें अब बहुत गंभीर हैं। अपनी पीक स्ट्रेंथ पर वापस आने के लिए मुझे नहीं पता कि कितने रिसोर्स या कितना समय लगेगा। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने बेबसी से कहा। इसे अपनी अभी की फिजिकल कंडीशन का बहुत पता था। मेडिसिन सिविलाइजेशन के पीक पर भी शायद इसे खत्म कर दिया जाता और इसके ठीक होने की उम्मीद बहुत कम होती। बूम टिल्ड। इससे पहले कि पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन बोलना खत्म करता, झो सुई के अवतार ने अपना मन घुमाया, जिससे गोल्डन सिकाडा गू की शक्ति एक्टिवेट हो गई। अभी ओरिजिनल बॉडी ने गोल्डन सिकाडा गू को ट्रांसमिट कर दिया था। वूश! पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन पर तुरंत एक सुनहरी रोशनी उतरी। ये गोल्डन सिकाडा गू की सहज अमर तकनीक थी, महान रिकवरी कौशल। आर्टिफैक्ट्स की चोटों को भी ठीक कर सकती है, जिससे आर्टिफैक्ट की हालत ठीक होकर एक हेल्दी पॉइंट पर आ सकती है।
ये बहुत ही गहरा और रहस्यमय था। क्या अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन हैरान रह गया। उसे अपने शरीर में एक गर्म एहसास हुआ, जैसे वह किसी गर्म पानी के झरने में भीग रहा हो और उसे बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही हो। सुनहरी रोशनी की चमक में उसने महसूस किया कि उसके शरीर की दरारें साफ तौर पर तेजी से भर रही थी और उसका शरीर सच में ठीक हो रहा था। ये तो बस अविश्वसनीय था। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह उसकी कल्पना से परे था। क्या ये किस तरह की अमर तकनीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस युग में सभ्यता इतनी विकसित हो गई है कि सबसे ऊंचे दर्जे के अमर आर्टिफैक्ट की मरम्मत की जा सके? पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने झो सुई को हैरानी से देखा। उसे लगा कि उसके शरीर में कुछ जान वापस आ गई है। हालांकि यह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम यह मौत के कगार से गंभीर बीमारी की हालत में वापस आ गया। असल में ये गंभीर खतरे से बाहर था। अगर इसका इलाज जारी रहा तो ये सच में अपने पीक पर वापस आ सकता है। समय बदल गया है। अगर यह मेडिसिन सभ्यता के दौरान होता तो आपकी चोटों को ठीक करना मुश्किल होता, लेकिन आज के जमाने में यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। जब तक आप तुरंत मर नहीं जाते, आप ठीक हो सकते हैं। झो सुई थोड़ा मुस्कुराया और रहस्यमयी मुस्कान के साथ पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को देखा। आपसे मिलना सचमुच मेरा सौभाग्य है। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन बहुत उत्साहित था। अगर कोई जी सकता तो कौन अपनी मर्जी से मरेगा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा दिन देखेगा जब वह अपनी चोटों से उबर सकेगा। इतने लंबे समय तक डटे रहना वाकई सही फैसला था। जब तक आप जिंदा हैं, आपके साथ हमेशा अच्छी घटनाएं होती रहेंगी। लगता है दुश्मन आ रहे हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। अचानक झो सुई की समझ अरबों किलोमीटर तक फैल गई और उसे तुरंत दूर से अनगिनत काले जीव और डार्कलैंड कल्टीवेटर्स आते हुए महसूस हुए। उनमें ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल के प्राणी थे और इमोर्टल किंग लेवल के भी ताकतवर प्राणी थे। ये बल आसपास के खालीपन को हिला रहा था। यहाँ रहने का मतलब लगभग निश्चित रूप से मौत होगा। खुशकिस्मती से उसे पहले ही काफी फायदा हो चुका था और अब उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं थी। दुश्मन आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इटर्नल नाइट लैंड के डार्कलैंड को अलर्ट कर दिया गया है? ठीक है, ये सच में डार्कलैंड का इलाका है। इतने सारे ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को मारने के बाद उनके लिए बदला न लेना नामुमकिन है। लेकिन इस अनंत रात्रि भूमि से कोई कैसे बच सकता है? पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन बेचैन लग रहा था। उसे लग रहा था कि हालात बहुत खराब हैं और बचना लगभग नामुमकिन है। आखिरकार ये डार्कलैंड का डोमेन था। भागने की स्पीड के मामले में कोई डार्कलैंड से कैसे आगे निकल सकता है? इससे पहले वह इतना खुश था कि यह बात भूल गया। इससे वे खतरनाक स्थिति में फंस गए थे। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झो सुई के अवतार ने एक बड़ा हाथ हिलाया और तुरंत पृथ्वी सम्राट की मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को हटा दिया। बूम टिल्ड टिल्ड। फिर उसने ग्रेट रिप्लेसमेंट स्किल का प्रदर्शन किया और तुरंत डिवाइन ट्री वर्ल्ड में रहने वाले दूसरे अवतार के साथ स्वैप कर लिया और ट्रांसफर किया गया अवतार तुरंत खत्म हो गया। इस तरह चाहे दुश्मन कितने भी ताकतवर क्यों न हो, वे उसे ट्रैक नहीं कर सकते थे। आखिरकार ये सिर्फ एक अवतार था। इसे फिर से बनाना सिर्फ सोचने की बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। जल्द ही एक बड़ी काली सेना आ गई। चारों ओर एक बहुत बड़ी काली आभा फैल गई, जिसने तुरंत इस बर्बाद शहर की आग को अपनी चपेट में ले लिया। भयानक डार्क एनर्जी हर कोने में फैल गई। उम्मीद की लौ से अभी जो शुद्ध जमीन बनी है वह सिर्फ कुछ समय के लिए ही थी। भले ही आग की लपटें बर्फ और हिम को रोक सकती है, लेकिन अगर बर्फ और हिम की ताकत बहुत ज्यादा है तो भी यह आग को बुझा सकती है। भयानक डार्क एनर्जी के सामने उम्मीद की कमजोर लौ पूरी तरह से हार जाती है। ये जगह आग की गंदी गंध से भरी हुई है। हमारे डार्कलैंड के लोगों को असल में किसने मारा? एक आवाज गूंजी, भिनभिनाती हुई। ऐसा लगा जैसे वॉइड लॉ में कंपन पैदा कर रही हो। बोलने वाला साफ तौर पर एक अमर राजा था। इसके शरीर के चारों ओर का डोमेन तुरंत अरबों किलोमीटर तक फैल गया, जिससे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी पैदा हुई। ऐसा लग रहा था जैसे इस इलाके का हर किनारा इसकी ट्रैकिंग से बच नहीं सकता। इस इलाके के किसी भी हिस्से की तलाशी लेने पर भी उसे दुश्मन का कोई पता नहीं मिला। इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। अजीब बात है, मुझे हत्यारे के निशान क्यों नहीं मिल रहे? क्या दूसरी पार्टी इस इलाके से एक पल में गायब हो सकती थी? क्या जिसने मारा वह कोई अमर राजा था? लेकिन यहाँ जो आभा बची है वह किसी अमर राजा की नहीं, बल्कि सिर्फ एक डालुओ गोल्डन अमर की लगती है। डार्कलैंड इमोर्टल किंग ने भौहें चढ़ाई।
वह बहुत हैरान था, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो। असल में ये बदला लेने के लिए डार्क क्लैन के सदस्यों के कातिल को ढूंढना चाहता था, लेकिन अब उसे हत्यारे के बारे में एक भी सुराग नहीं मिल सका। अगर उसने खुद एक्शन लिया भी तो भी वह दुश्मन का पता नहीं लगा सका, जो बहुत अजीब बात थी। इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन अपने निशान छिपाने में बहुत माहिर है और बहुत तेजी से भाग जाता है। जिसने ऐसा किया वह जरूर किसी इंसानी कबीले का अमर राजा होगा। डालू गोल्डन इमॉर्टल्स के साथ साथ कई क्लैन मेंबर्स को तुरंत कैसे मार सकता था? आपको नहीं लगता कि उसी रैंक का कोई कल्टीवेटर हमारे डार्क क्लैन के सदस्यों के खिलाफ मुकाबला कर सकता है ना? लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अगर हमारा मालिक जाग गया तो इस युग में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। एक अमर राजा बस मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने जो कुछ भी किया है वह बेकार है। एक और डार्क क्लैन इमोर्टल किंग ने मजाक उड़ाया। ऐसा लगा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जो डार्क क्लैन की नींव को हिलाने में नाकाम था। जब तक मालिक फिर से जिंदा होगा, सब कुछ पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। कोई भी जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। अगर वे पुराने अमर राजा फिर से जिंदा हो जाएं, तो भी यही होगा। हाँ, ये सही है। पुराने जमाने के उन अमर राजाओं ने मिलकर हमारे मालिक के फिर से जीवित होने को रोकने की कोशिश की थी। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने हमारे मालिक की महानता को कम आंका और अपनी ताकत को ज्यादा आंका। नतीजा ये हुआ कि वे सब मुसीबत में पड़ गए और अचानक खत्म हो गए। ये चींटियां हालात को समझना नहीं जानती। वे आसमान की मर्जी को नजरअंदाज करती हैं, जिससे उन्हें बार बार हार का सामना करना पड़ता है। क्या तुम्हें सच में लगता था कि तुम हमारे मालिक को हरा पाओगे? फिर एक और डार्क क्लैन इमोर्टल किंग बोला। उसकी आवाज में डरावने जानलेवा इरादे थे। क्या ऐसा नहीं है? अगर हमें स्वर्गीय दाव ने दबाया न होता, नींद में मजबूर न किया होता, मामूली चींटियां हमें कैसे परेशान कर सकती हैं? वे तो धूल के सिवा कुछ नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हमें इतना बड़ा नुकसान हो। असल में अगर हर किसी को मौत का सामना करना पड़ा तो इससे हमारे मालिक के ठीक होने में बस थोड़ी देर हुई। बिना किसी मतलब के वे बस बेवकूफों का झुंड हैं। डरने वाली बात सिर्फ उन पुराने अमर राजाओं से है जो पुनर्जन्म से आगे निकल चुके हैं। कौन जानता है कि वे पुराने राक्षस क्या प्लान बना रहे हैं? कई डार्क क्लैन इमोर्टल राजाओं ने आपस में चर्चा की। वे इस युग में पैदा हुए अमर राजाओं को नजरअंदाज करते थे, लेकिन वे पुराने जमाने की सभ्यताओं के उन अमर राजाओं से बहुत सावधान थे। आखिरकार वे पुराने अमर राजा अनगिनत सालों तक अनजान जगहों पर छिपे रहे थे। शायद वे चुपके से कोई खतरनाक साजिश रच रहे थे। भले ही मास्टर ने ऐसी स्कीमों को नजरअंदाज कर दिया हो, डार्क क्लैन के सदस्य होने के नाते वे बहुत सावधान रहे। उन्हें डर था कि जरा सी चूक उन्हें दुश्मन के जाल में फंसा देगी, जिससे अचानक मौत हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारा महान डार्क क्लैन दुश्मन द्वारा इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जाएगा। अगर मुझे उस आदमी का पता चल गया तो मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। डार्क क्लैन के अमर राजा ने गुस्से में दांत पीस लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। कातिल न सिर्फ बहुत पहले ही इस जगह से चला गया था, बल्कि शायद वे पहले ही 5 सुपर क्लैन के इलाकों में लौट आए थे। अपनी ताकत के बावजूद ये 5 सुपर क्लैन के इलाकों में नहीं घुस सका। ये सिर्फ इटर्नल नाइट लैंड में ही तबाही मचा सकता था। तो ऐसी स्थिति का सामना करने पर वह कुछ समय के लिए बदला लेना छोड़ सकता था और सही मौके का इंतजार कर सकता था। चिंता मत करो, समय लगभग आ गया है। वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगे। जल्द ही पूरी अमर दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। एक के बाद एक कई आवाजें आईं, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। ... इस बीच दिव्य वृक्ष की दुनिया में झो सुई अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को लेकर डार्क क्लैन के पीछा से बचते हुए इस इलाके में लौट आया और इस तरह मौत से बाल बाल बच गया, जिससे अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन काफी हैरान रह गया। नहीं, क्या हम सच में इटर्नल नाइट लैंड को ऐसे ही छोड़ आए थे? ये दृश्य देखकर पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन हैरान रह गया। उसे यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगा। सच कहूं तो पहले तो उसे लगा कि इस बार वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसे डार्क क्लैन के अमर राजा का पीछा करना पड़ रहा है। अगर वह बच भी गया तो भी मुश्किल से अपनी जान बचा पाएगा। इतनी आसानी से भागने की कल्पना कौन कर सकता था? डालू और गोल्डन इमोर्टल की स्पेस टाइम इमोर्टल आज सच में बहुत खास है, जो तुरंत बहुत दूरियां तय कर सकती है, जो आम डालू और गोल्डन इमोर्टल नहीं कर सकते। डालू और गोल्डन इमोर्टल की साधना पर भरोसा करके इटर्नल नाइटलैंड के अंदरूनी इलाकों में चल पाया। पता चला कि उसने भागने की ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कर ली है जो सच में समझ से बाहर है। हल्ला मत मचाओ, ये बस एक छोटी सी ट्रिक है।
झो सुई ने शांति से कहा, एक छोटी सी ट्रिक, आर्टिफैक्ट्स को ठीक करने के आपके तरीके की तुलना में ये सच में कुछ भी नहीं है। आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन के अवशेष ढूंढ सके और बड़ी संख्या में खराब इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स पा सके, तो शायद आप आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन को विरासत में पा सके, जिससे आपको बड़ी संख्या में इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स मिल सके। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने गहरी आवाज में कहा, इंसानियत के इस डालुओं गोल्डन इमोर्टल के तरीके और भी ज्यादा समझ से बाहर होते जा रहे थे। हालांकि यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती। अगर उसमें ये काबिलियत नहीं होती तो वह इटर्नल नाइट का सामना कैसे कर पाता। इसलिए ये डालुओ गोल्डन इमोर्टल जितना ताकतवर होगा उतना ही अच्छा होगा। आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन, क्या आप जानते हैं कि आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन के अवशेष कहाँ हैं? झो सुई ने भौहें उठाकर पूछा। उन्होंने महसूस किया कि हालांकि इटर्नल नाइट लैंड बहुत खतरनाक था, लेकिन इसमें अनगिनत मौके भी थे। खासकर पुराने जमाने की सभ्यताओं के अवशेष, जो उस जमाने के अमर लोगों के लिए बस बिना बने खजाने थे। जब तक कोई अवशेष पा सकता है, उससे मिलने वाले फायदे बहुत ज्यादा होंगे। सच कहूं तो उन्हें लगा कि 5 सुपर क्लैन के उभरने का कारण शायद इटर्नल नाइट लैंड में प्रीहिस्टोरिक सभ्यता के अवशेष मिलने से जुड़ा था। नहीं तो उनके पास सभी कुलों से ज्यादा ताकत नहीं होती। मुझे नहीं पता, इटर्नल नाइट लैंड बहुत बड़ा है। इसके अलावा समय के साथ हुए बदलावों और भौगोलिक माहौल के साथ कौन जानता है कि आर्टिफैक्ट सभ्यता के अवशेष कहाँ हैं। मैं तो बस एक सुझाव दे रहा था, पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने आत्मविश्वास से कहा। आखिरकार ये पहले भी बुरी तरह घायल हो चुका था और उसे मेडिसिन सिविलाइजेशन के खंडहरों में छिपकर मुश्किल से जिंदा रहना पड़ा था। अगर उसने मरने का नाटक न किया होता तो शायद डार्क क्लैन के जीवों ने उसे मार दिया होता और अब तक जिंदा नहीं बच पाता। तो यह इटर्नल नाइट लैंड से बहुत परिचित नहीं था, ज्यादा से ज्यादा कुछ शक्तिशाली सभ्यता की जानकारी ही जानता था। ठीक है, चलो अभी के लिए इसे एक तरफ रख देते हैं। आर्टिफैक्ट सिविलाइजेशन की खोज कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात हो जाए। अगर आपकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो जाएं, तो आप में क्या काबिलियत होगी? आर्टिफैक्ट की क्षमताओं के बारे में बहुत उत्सुक था, क्योंकि मेडिसिन सिविलाइजेशन का विरासत में मिला इमोर्टल आर्टिफैक्ट होने के नाते इसमें असाधारण क्षमताएं होनी चाहिए, नहीं तो यह मेडिसिन सिविलाइजेशन को विरासत में कैसे दे सकता था। मेरे पास जो काबिलियत है वह असल में बहुत आसान है, यानी कीमिया। जब तक आप संबंधित अमर अमृत और आध्यात्मिक दवाइयां ढूंढते हैं और उन्हें कड़ाही की दुनिया में डालते हैं, तब तक वे अपने आप गोलियों में बदल सकती हैं। और कीमिया में मेरी काबिलियत का मुकाबला आम पिल मास्टर्स से नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से इमोर्टल पिल्स का मास प्रोडक्शन कर सकता है, जिसमें एक ही बैच में हजारों या लाखों पिल्स बनाई जा सकती हैं। लेकिन सबसे काबिल इंसान भी बिना चीजों के खाना नहीं बना सकता। बिना इमोर्टल एलिक्सिर के मैं ज्यादा मात्रा में इमोर्टल पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकता। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने गर्व से कहा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई इसे पा लेता है तो यह एक एल्केमी ग्रैंड मास्टर होने के बराबर होगा, और वह भी इमोर्टल वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली एल्केमी ग्रैंड मास्टर। यह अकेले ही एक पूरे ग्रुप के लिए जरूरी सभी गोलियों को रिफाइन कर सकता है। आर्टिफैक्ट की ताकत है जिसकी तुलना आम इमोर्टल आर्टिफैक्ट से नहीं की जा सकती। बेशक कीमिया के अलावा मेरे पास मेडिसिन सिविलाइजेशन से अनगिनत गोलियों की रेसिपी भी है। ये पुरानी सभ्यताओं की समझ के क्रिस्टल हैं, जो अनगिनत सालों की मेहनत के बाद हासिल हुए हैं। ऐसा अनुमान है कि इस जमाने में इन खास गोलियों के नुस्खे में महारत हासिल करना नामुमकिन है। अगर आप मेरे साथ साधना करते हैं तो मैं कई पिल मास्टर्स को पालने में भी आपकी मदद कर सकता हूं, जिससे पूरे पंथ की क्षमता बढ़ेगी। अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा टीचर भी था। पहले मेडिसिन सिविलाइजेशन के दौरान इसने अनगिनत एल्केमी ग्रैंड मास्टर्स को ट्रेन किया था। नहीं तो ये किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट नहीं बन पाता जिसने मेडिसिन सिविलाइजेशन की आग को बचाए रखा। इतना खराब भी नहीं। ये सुनकर झो सुई को बहुत संतोष हुआ। आखिरकार उसके लिए बहुत सारे शक्तिशाली अमर आर्टिफैक्ट्स थे, लेकिन सहायक प्रकार के आर्टिफैक्ट्स बहुत कम थे। अब पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन के आने से बेशक उन्हें बहुत मदद मिलेगी। जुवानहुआन संप्रदाय के विकास के लिए इससे बहुत फायदे होंगे, क्योंकि जुवानहुआन संप्रदाय में अपने तेजी से विकास के कारण अभी भी टॉप टियर पिल मास्टर्स की कमी थी। पिल मास्टर का लेवल जितना ऊंचा होता था वे उतने ही कम मिलते थे। अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन के आने से ये कमियां पूरी हो सकती हैं। सिर्फ ये किंग ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट ही अनगिनत पिल मास्टर्स के बराबर है। चाहे खुद के लिए हो या जुवानहुआन संप्रदाय के लिए,
पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन का आना समय पर हुई बारिश जैसा है। कुछ साल पहले दिव्य वृक्ष विश्व जुवानहुआन शहर के बीच में एक बहुत बड़ा कांसे का बर्तन है जो पहाड़ जैसा दिखता है। यह अनगिनत रहस्यमयी रून्स से ढका हुआ है जो स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों के पैटर्न से चमकता है। साथ ही इससे कानून की रोशनी निकलती है जो बहुत पवित्र लगती है। ये यहाँ एक हमेशा रहने वाले और स्थिर पवित्र पहाड़ की तरह खड़ा है जिससे एक पुराना पवित्र और अस्त-व्यस्त माहौल निकलता है। इस आभा को महसूस करने मात्र से ही बहुत श्रद्धा पैदा होती है। इस समय इस कांसे के बर्तन के नीचे लोग अक्सर बड़ी मात्रा में अमर अमृत चढ़ाते हैं। उन्हें इस कांसे के बर्तन में डाला जाता है और फिर कुछ ही पलों में बहुत सारी अमर गोलियां तैयार हो जाती हैं। ये किंग ग्रेड अमर कलाकृति है, अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन। बेशक कुछ सालों के इलाज के बाद उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और इसकी शक्ति अपने चरम पर लौट आई है। दरअसल पुनर्जन्म के कारण ये पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन के पास रहने वाले जुवानहुआन संप्रदाय के सभी शिष्य इस राजा श्रेणी की अमर कलाकृति को श्रद्धा से देखते थे। उनके लिए ये बस अल्केमिकल पाथ का ग्रैंड मास्टर है। क्या ये किंग ग्रेड की अमर कलाकृति है जिसे सेक्ट के मास्टर अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने बनाया है? ये सच में अपनी रेप्यूटेशन पर खरी उतरती है। कहानी है कि सेक्ट के मास्टर ने इटर्नल नाइट लैंड में बहुत अंदर जाकर मेडिसिन सिविलाइजेशन के अवशेष पाए और ऐसी किंग ग्रेड अमर कलाकृति खोजी। इसे मेडिसिन सिविलाइजेशन की बुद्धि विरासत में मिली और यह सच में अमर दुनिया में अल्केमिकल पाथ का सबसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर है। कोई हैरानी नहीं कि कीमिया इतनी ताकतवर है जो कम समय में बहुत सारी अमर गोलियां बना सकती है। शुरू में हमारे जुवानहुआन सेक्ट ने बहुत सारे ट्रू इमॉर्टल्स बनाए थे और अमर गोलियों की डिमांड लगातार बढ़ रही थी, लेकिन हमारे पिल मास्टर्स बहुत कम थे जो पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव में थे। हालांकि अब इस किंग ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की मदद से इसने कीमिया में हमारी मेहनत को बहुत बचाया है। कई जुवानहुआन सेक्ट पिल मास्टर्स ने गहरी भावना के साथ चर्चा की। जुवानहुआन संप्रदाय का विकास इतनी तेजी से हुआ कि सिर्फ कुछ मिलियन सालों में करोड़ों अरबों सच्चे अमर लोग पैदा हो गए, जो कि बस अकल्पनीय था। इतने सारे ट्रू इमॉर्टल्स के होने के बावजूद अगर हर इंसान को सिर्फ एक इमॉर्टल पिल की जरूरत हो तो कौन जानता है कि उन सबको बनाने में कितना समय लगेगा। भले ही जुवानहुआन संप्रदाय अमर अमृत बनाने में अच्छा है, लेकिन अमर गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त पिल मास्टर नहीं है। आखिरकार स्पिरिट पिल्स और इमॉर्टल पिल्स अलग अलग हैं। इमॉर्टल पिल्स बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। अगर किसी पिल मास्टर में काफी टैलेंट नहीं है तो इमॉर्टल पिल्स बनाना नामुमकिन है। अगर वे उन्हें बनाने में कामयाब भी हो गए तो कौन जानता है कि वे कितनी बार फेल होंगे और कितना अमर अमृत बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जुवानहुआन संप्रदाय में हमेशा पिल मास्टर्स और अमर गोलियों की कमी रही है। लेकिन किंग ग्रेड इमॉर्टल आर्टिफैक्ट अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन के आने के बाद से स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। जब तक वे अर्थ एम्परा मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन में बड़ी मात्रा में मैच्योर इमॉर्टल एलिक्सिर डालते हैं, यह इमॉर्टल आर्टिफैक्ट बिना किसी चिंता के अपने आप अल्केमी कर सकता है। उन्हें अमर अमृत की डोज संभालने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें बस डाल देना ही कीमिया के लिए काफी है। आर्टिफैक्ट कहलाने लायक है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी तुलना दूसरे लेवल के इमॉर्टल आर्टिफैक्ट से की जा सके। हाई अल्केमी एफिशिएंसी कुछ भी नहीं है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट के बारे में सबसे कमाल की बात मेडिसिन सिविलाइजेशन की अनगिनत गोली बनाने की विधियों में महारत हासिल करना है। ये विधियां मेडिसिन सिविलाइजेशन के अनगिनत सालों की समझ का क्रिस्टलाइजेशन है। अगर हम खुद इसकी स्टडी करते तो कौन जानता है कि इतनी सारी चीजें खोजने में कितने साल लग जाते, लेकिन अब हमें ये सब एक साथ मिल गया है। ये सच में एक अविश्वसनीय किस्मत है। हाँ, सही कहा जाता है कि फार्मासिस्ट ने एक तरह की अमर गोली बनाने की विधि में महारत हासिल कर ली थी जिसका नाम लाइफ क्रिएशन पिल है। इसे लेने के बाद ये शरीर के अंदर अनंत ऊर्जा का पोषण कर सकती है, मैरो क्लींजिंग वेन कटिंग कर सकती है और किसी की क्षमता और साधना को बढ़ा सकती है। अगर कोई इंसान इसे ले लेता है तो बिना किसी स्पिरिचुअल रूट एप्टीट्यूड के भी वह 1000 साल के अंदर ट्रू इमॉर्टल बन सकता है और उसकी कल्टीवेशन एप्टीट्यूड के टॉप टियर लेवल तक पहुंचने की गारंटी है। बेशक अगर कोई हेवनली स्पिरिट रूट कल्टीवेटर इसे ले लेता है तो उसे सच्चा अमर बनने में 1000 साल भी नहीं लगेंगे, शायद कुछ 100 साल ही काफी होंगे। कई पिल मास्टर्स की आंखें चमक उठी जब उन्होंने सुनी हुई अफवाहें शेयर की। बेशक लाइफ क्रिएशन पिल की पहचान पहले ही फैलनी शुरू हो गई है। हालांकि जो लोग पहले ही सच्चे अमर बन चुके हैं
उनके लिए लाइफ क्रिएशन पिल का कोई खास इस्तेमाल नहीं है। लेकिन उनमें से किसके पार्टनर या वंशज नहीं है। भले ही वे खुद सच्चे अमर बन गए हों, लेकिन उनके परिवार और दोस्त शायद नहीं बने होंगे। अगर उन्हें लाइफ क्रिएशन पिल मिल जाए तो उनका अमर होना लगभग तय है। कौन अमर होगा जो ऐसी अमर गोली नहीं चाहेगा? नहीं, क्या ये सच है? क्या दुनिया में सच में ऐसी कोई अमर गोली है? हमने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? क्या आपको पूछना भी है? यह मेडिसिन सिविलाइजेशन की एक रेसिपी है जो बहुत पहले खो गई, इतिहास की नदी में गायब हो गई। अगर फार्मासिस्ट न होता तो हमें ऐसी रेसिपी मिलने का कोई चांस नहीं होता। पहले सेक्ट के मास्टर इस तरह की अमर गोली बनाना चाहते थे, लेकिन लाइफ क्रिएशन पिल के लिए अलग अलग मटेरियल पुराने जमाने के थे और आज के जमाने में मौजूद नहीं थे, इसलिए उन्हें उगाने के लिए अमर जड़ी बूटियों की प्रजातियों का इस्तेमाल करना और एक तय समय की जरूरत थी। अब कुछ सालों की खेती के बाद कई अमर अमृत बनाए गए हैं। अब फार्मासिस्ट ने काफी लाइफ क्रिएशन पिल्स बना ली हैं, लेकिन क्योंकि वे अभी बननी शुरू हुई हैं, इसलिए उनकी क्वांटिटी अभी भी काफी कम है। इसलिए सेक्ट के मास्टर ने कंपटीशन जीतने वाले टैलेंटेड चेलों को ये लाइफ क्रिएशन पिल्स इनाम में देने का प्लान बनाया है। जुआनहुआन संप्रदाय के दूसरे अनुयायी ऐसी अमर गोली पाना चाहते हैं, तो मुझे डर है कि उन्हें इसके आम होने तक बहुत लंबा इंतजार करना होगा। अगर ऐसा है तो क्या हमारा जुआनहुआन सेक्ट भविष्य में अनगिनत ट्रू इमॉर्टल्स को जन्म नहीं देगा? शायद भविष्य में हमारे जुआनहुआन सेक्ट में ट्रू इमॉर्टल्स सच में कुत्तों जितने आम हो जाएंगे। अरे, कौन अपनी बुराई ऐसे करता है? भले ही भविष्य में जुआनहुआन सेक्ट में ट्रू इमॉर्टल्स को कम आंका जाए, क्या यह हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा फायदा नहीं है? ये सच है, तब तक हम कल्टीवेटेड जो मॉर्टल वर्ल्ड से ऊपर आए हैं, तुरंत इमोर्टल वर्ल्ड ट्रू इमोर्टल बन जाएंगे और इमोर्टल ह्यूमन क्लैन के ज्यादातर इलाके पर कब्जा भी कर सकते हैं। सच में समय के साथ हमारा जुआनहुआन संप्रदाय बिना किसी शक के अमर मानव कबीले का पूरा मालिक बन जाएगा। जुआनहुआन संप्रदाय ने नश्वर दुनिया को भी जीत लिया है। अमर दुनिया को जीतना तो बस समय की बात है। कई पिल मास्टर्स मजेदार चर्चा में लगे हुए थे। इस समय उनमें से हर एक बहुत उत्साहित था। बेशक मेडिसिन की सभ्यता की विरासत पाना जुआनहुआन संप्रदाय के लिए एक बहुत बड़ी तरक्की थी। जुआनहुआन संप्रदाय की एक बड़ी कमी को असरदार तरीके से पूरा कर दिया। बड़ी संख्या में अमर गोलियों के साथ जुआनहुआन संप्रदाय के कई शिष्यों की साधना की प्रगति जरूर तेज होगी, जिससे साधना के लिए कम समय मिलने की वजह से होने वाली सभी कमियों को दूर किया जा सकेगा और वे अमर दुनिया के उन पुराने संप्रदायों के शिष्यों के साथ सबसे तेज गति से बराबरी कर सकेंगे। आर्टिफैक्ट की शक्ति यहीं तक सीमित नहीं है। मेडिसिन की सभ्यता के अनगिनत गोली के फॉर्मूले में महारत हासिल करने के साथ साथ अनगिनत अमर गोलियां बनाने के कारण ये कहा जा सकता है कि अल्केमी में फार्मासिस्ट का अनुभव बेजोड़ है। अगर पूरी अमर दुनिया की सभी पिल मास्टर्स को मिला भी दिया जाए तो भी वे फार्मासिस्ट से आगे नहीं निकल पाएंगे। अब संप्रदाय के गुरु ने हमें इस उम्मीद में यहाँ आने दिया है कि हम फार्मासिस्ट से सीख सकें। ये हमारे लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इस मौके का फायदा उठाएगा। एक जुआनहुआन सेक्ट पिल मास्टर ने गहरी आवाज में अपने साथियों को इस मौके की कीमती बात समझाते हुए कहा, अगर आप इसका फायदा नहीं उठा पाए तो यह मौका पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार हर पिल मास्टर के पास यहाँ पढ़ाई करने के लिए सीमित समय होता है। यह मौका चूकने पर कौन जानता है कि उन्हें कितना इंतजार करना पड़ेगा। जुआनहुआन सेक्ट में अभी भी कई पिल मास्टर्स लाइन में थे जो फार्मासिस्ट से कीमिया सीखना चाहते थे। जी श्रीमान, कई पिल मास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि वे यहाँ कुछ ही दिन रहे थे, लेकिन उन्होंने फार्मासिस्ट की जबरदस्त स्किल्स पहले ही देख ली थी, जो सब कुछ जानता और काबिल लग रहा था। उनमें से हर एक को इस बात पर पूरा यकीन था। उसकी तुलना में वे तो बस बच्चे थे, अंतर सच में बहुत बड़ा था। इसके अलावा एल्केमी दाओ ज्ञान सीखना सिर्फ अमर गोलियां बनाने के लिए नहीं है, ये साधना का एक रूप भी है। पिल मास्टर्स के लिए वे अक्सर अल्केमी प्रोसेस के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी के कई नियमों को समझ सकते हैं। जैसे जैसे अल्केमी दाओ में उनकी साधना बेहतर होगी, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की उनकी समझ भी बेहतर होगी। कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए अल्केमी दाओ में अपनी साधना को बेहतर बनाने की उनकी इच्छा बहुत ज्यादा मजबूत थी। इतना खराब भी नहीं। इस समय पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन की दिव्य भावना ने इन ह्यूमन पिल मास्टर्स को चुपके से देखा और उन्हें स्टूडेंट्स का एक अच्छा ग्रुप मानते हुए काफी संतुष्ट महसूस किया। जुआनहुआन सेक्ट पिल मास्टर्स का ये ग्रुप लेवल में एवरेज था, लेकिन उनकी नींव बहुत मजबूत थी।
उनके पास बस हाई लेवल अल्केमी दाओ की मददगार जानकारी की कमी थी। थोड़ी सी गाइडेंस से हर कोई एक शानदार पिल मास्टर बन सकता है। तब तक मेडिसिन की सभ्यता की विरासत लगातार इन लोगों के जरिए आगे बढ़ती रहेगी। इससे उसकी इच्छा भी पूरी हो रही थी, इसलिए इसने पिल मास्टर्स के इस ग्रुप को डेडिकेटेड तरीके से सिखाया। आखिरकार यह उसकी बहुत पुरानी इच्छाओं में से एक थी। अगर भविष्य में ये गिर भी गया तो भी मेडिसिन की सभ्यता की विरासत खत्म नहीं होगी। लेकिन ये कहना होगा कि उस आदमी के तरीके सच में समझ से बाहर हैं। वह असल में मेरी चोटों को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। उन्होंने मेरी साधना और ताकत को एक नए लेवल तक आगे बढ़ाया है। अमर कलाकृतियों को ठीक करने के ऐसे तरीके सच में सोच से बाहर हैं। पृथ्वी सम्राट मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन ने अपने अंदर बढ़ती ताकत महसूस की और अंदर बहुत खुशी महसूस की। सच कहूं तो बहुत लंबे समय से अपने अंदर इतनी शक्तिशाली और जोरदार एनर्जी महसूस नहीं हुई थी। इसे न केवल उसके पीक पर वापस लाया गया था, बल्कि यह नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था जैसे राख से उसका पुनर्जन्म हुआ हो। साफ है, एक के बाद एक कॉस्मिक साइकिल से बचने से उसे बहुत फायदा हुआ। अनगिनत सालों के जमा हुए अनुभव से भी इसे बहुत फायदा हुआ, जिससे इसकी खेती तेजी से आगे बढ़ी। समय के साथ ये रॉयल ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट होने की रुकावट को तोड़ सकता है। लेकिन उस बच्चे के पास न सिर्फ कमाल के इलाज के तरीके हैं, बल्कि अमर अमृत बनाने का उसका तरीका भी बेमिसाल है। वह अमर अमृत के बढ़ने के समय को बहुत कम कर सकता है। अमर अमृत जिन्हें असल में अरबों सैकड़ों अरबों सालों तक बढ़ने की जरूरत थी, असल में कुछ ही सालों में मैच्योर हो जाते हैं। इस तरह अमर अमृत की बड़े पैमाने पर खेती संभव हो जाती है। सच कहूं तो उस बच्चे को ऐसे तरीके कहां से मिले? अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को लगा कि जो सुई ने जो सरप्राइज दिए थे वे बहुत ज्यादा थे। यहाँ तक कि इमोर्टल एलिक्सिर के बढ़ने का समय कम करने के तरीके ने भी उसे बहुत खुश कर दिया। मेडिसिन की पुरानी सभ्यता की एक रॉयल ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट होने के नाते ऐसे तरीकों की ताकत को इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। हालांकि मेडिसिन की सभ्यता ने भी कभी ऐसे ही तरीकों में महारत हासिल कर ली थी, जैसे किसी खास एरिया में समय के बहाव को तेज करने के लिए स्पेस टाइम एरे को अरेंज करना, जिससे इमोर्टल एलिक्सिर की ग्रोथ रेट तेज हो जाती थी। समस्या यह है कि ऐसे तरीकों के लिए बहुत ज्यादा इमोर्टल स्टोन्स और बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आखिरकार स्पेस टाइम एरे को बनाए रखने के लिए जरूरी एनर्जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आखिर में फायदे और नुकसान को देखते हुए मेडिसिन सभ्यता के पिल मास्टर्स ने फिर भी इस खेती के तरीके को छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि फसल और लागत दोनों ही बहुत ज्यादा हैं। ये पूरी तरह से घाटे का सौदा है। लेकिन जो सुई अलग है, वह बिना कोई बड़ी कीमत चुकाए इमोर्टल एलिक्सिर के ग्रोथ साइकिल को छोटा कर देता है। स्पेस टाइम एरे सेटअप करने या टाइम फ्लो को तेज करने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर पहले की मेडिसिन सभ्यता ने ऐसी ताकत हासिल कर ली होती तो शायद उसे इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। आखिरकार अगर सच में बड़ी संख्या में अमर अमृत बनाए जा सके तो इस युग के अमर लोग और ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। अमर राजाओं की संख्या जरूर ज्यादा होगी। उस समय भले ही हम हमेशा रहने वाली रात के नुकसान को न झेल पाएं, कम से कम हम कयामत की जगह तो बना ही सकते हैं। कम से कम हम एक के बाद एक कॉस्मिक संसार युग से बच सकते हैं। अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन का मानना है कि इस बच्चे का भविष्य बहुत उज्जवल है और वह इस युग का बेमिसाल पावर हाउस बनेगा। आखिरकार कॉस्मिक संसार का हर युग ऐसे ही स्वर्ग के पुत्र के आदेश को बढ़ावा देगा। वह इस कॉस्मिक युग का नेतृत्व करते हैं। जैसे पहले मेडिसिन सभ्यता थी, वैसे ही स्वर्ग के जनादेश का एक बेटा भी पैदा हुआ था। इस तरह इतनी शानदार सभ्यता उभरती है। दुर्भाग्य से इटर्नल नाइट की शक्ति अभी भी बहुत ज्यादा है। भले ही अमर लोक के तियांताओं द्वारा पाले गए स्वर्ग के बेटे का आदेश इटर्नल नाइट को हरा न सके, ज्यादा से ज्यादा वे यूनिवर्स को खत्म करने वाले दुश्मन की स्पीड को सिर्फ धीमा कर सकते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसे उम्मीद दिखती है। अगर ये कॉस्मिक संसार युग इस तरह जमा होते हैं तो शायद ये सच में अनंत रात का सामना करने की शक्ति जमा कर सकता है। इस बच्चे की तरह अगर वह दर्जनों या सैकड़ों कॉस्मिक संसार युगों से बच जाता है तो वह इटर्नल नाइट को हराने की ताकत पा सकता है। कम से कम पहले की 0 संभावना की तुलना में अब थोड़ी उम्मीद है। बहुत हो गया, अभी भी बहुत आगे की सोच रहा हूँ। अब सबसे जरूरी काम इमोर्टल पिल्स को बेहतर बनाना है, बाकी बाद में सोचेंगे। अर्थ एम्परर मेडिसिनल कॉल्ड्रॉन को लगता है कि उसके विचार बहुत ज्यादा हैं। वह बस एक छोटा 1 ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है,
भले ही उसने इमोर्टल पिल्स को रिफाइन करने की काबिलियत में मास्टरी कर ली हो, उसके पास इटर्नल नाइट को हराने की पावर नहीं है। तथाकथित आकाश सबसे पहले ऊंचे लोगों पर गिरता है। चलो इंतजार करते हैं जब तक ये बच्चा अमर राजा नहीं बन जाता। सिर्फ ग्रेट लुओ गोल्डन अमर होना ही प्रलय की विपत्तियों से बचने की शक्ति रखने के लिए काफी नहीं है। हालांकि उन्हें लगता है कि इस बच्चे का अमर राजा बनना शायद बस कुछ ही समय की बात है। ... दिव्य वृक्ष दुनिया, एक खास गुफा। यहीं पर फैंग जियो एकांत में ध्यान और साधना करते हैं। आखिरकार पीक मोमेंट की खेती में वापस आ गया। नहीं, सिर्फ पीक कल्टीवेशन ही नहीं, बल्कि उससे भी आगे। इन अमर गोलियों की मदद से मैं ग्रेट लुओ गोल्डन अमर परफेक्शन के लेवल तक पहुंच गया हूं। शायद मैं शुरू में अमर राजा के दायरे में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता हूं। इस समय फैंग जियो अपनी खूबसूरत आंखें खोलती है, जिससे उसमें जोश की झलक दिखती है। उसके शरीर से एक शक्तिशाली दुनिया की ताकत निकलती है, जो आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से मिलती हुई लगती है। मानो उसकी हल्की सांस से आसमान बह सकता है, खालीपन बिखर सकता है। उसकी साधना धीरे धीरे अमर राजा के पास पहुंचती है। उसके शरीर में फीनिक्स ब्लड लाइन अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। हर पो से फीनिक्स ट्रू फायर के धागे निकलते हैं। अगर यह फीनिक्स ट्रू फायर लीक हो जाए तो ये दुनिया को जलाने के लिए काफी है, जिससे सभी चीजें खत्म हो जाएंगी। लाखों सालों की कड़ी साधना के बाद और कई अमर गोलियों की मदद से आखिरकार उसकी साधना पुराने समय के पीक पर वापस आ गई और भी आगे बढ़ गई। पुनर्जन्म और फिर से साधना के कारण उसकी नींव और भी मजबूत हो गई है। शुरू में जो इमोर्टल किंग की रुकावट कभी नहीं टूटती थी, अब उसके कम होने के संकेत दिख रहे हैं। इससे वह बहुत ज्यादा उत्साहित भी हो जाती है। शायद फीनिक्स कबीले में फीनिक्स ट्रू ब्लड मिले बिना भी उसे फीनिक्स कबीले का अमर राजा बनने की बहुत उम्मीद है। हालांकि मेरी खेती की प्रोग्रेस काफी अच्छी है, लेकिन उस आदमी के मुकाबले ये कुछ खास नहीं है। इस समय फैंग जियो को झोउ सुई की भी याद आती है। उसे याद आता है कि झोउ सुई पहले एक आम इंसान था, सच्चा अमर भी नहीं, लेकिन केवल लाखों सालों में वह पहले ही एक महान लुओ गोल्डन इमोर्टल बन चुका है। उसकी साधना यहाँ तक पहुँच जाती है कि वह उससे मेल खा जाती है, जो सच में अविश्वसनीय है। अगर उसने खुद ऐसा अनुभव न किया होता तो वह इतनी अजीब बात पर विश्वास नहीं करती। सच कहूं तो उसे लगता है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो उस आदमी की इमोर्टल किंग बनने की स्पीड उससे ज्यादा तेज हो जाएगी। असल में आप एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से नहीं कर सकते। वह इंसानों के बीच एक राक्षस है। फैंग जियो अपना सिर हिलाती है। बहुत बेबस होकर वह खुद की तुलना झोउ सुई से करने का विचार छोड़ देती है। भले ही वह फीनिक्स कबीले के अनगिनत सालों में एक बेमिसाल जीनियस रही है, लेकिन वह आदमी ह्यूमन कबीले के अनगिनत सालों में सबसे ताकतवर जीनियस है। उसका टैलेंट कमाल का है। भले ही वह एक बेमिसाल जीनियस है, लेकिन वह फीनिक्स क्लैन की नंबर 1 जीनियस नहीं है, इसलिए उनकी तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती। ऐसी गड़बड़ियां शायद इतिहास में ज्यादा बार नहीं हुई, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह आदमी सच में अमर राजा बन सकता है। तो फिर क्या करें? फैंग जियो अतीत की घटनाओं को याद करते हुए थोड़ा शर्मा जाता है। उस समय इस आदमी ने बदला लेना चाहा और लगभग मुझे ले ही गया। अपनी ताकत से मैं उसके किसी भी काम का विरोध नहीं कर सकती थी और उसे वही करने दे सकती थी जो वह चाहता था। साफ है, मैं भी एक डालुओ गोल्डन इमोर्टल हूँ। ऐसे बदचलन को तो मुझे बहुत पहले ही जलाकर मार देना चाहिए था। फिर भी इस आदमी का सामना करते समय मैं पूरी तरह से लाचार हो गई। ऐसा लगा जैसे मैं तैयार था। सच कहूं तो इससे मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी और गुस्सा आया। आखिरकार मैं फीनिक्स कबीले का एक मशहूर डालुओ गोल्डन इमोर्टल हूँ। कोई इंसान मुझे इस तरह कैसे परेशान कर सकता है? अगर यह बात फीनिक्स कबीले तक फैल गई तो जरूर बहुत हंगामा होगा। फीनिक्स कबीले के डालुओ गोल्डन इमोर्टल ने ह्यूमन कबीले में शादी कब शुरू की? इस तरह की बात तो पहले कभी नहीं हुई, पहले कभी नहीं सुनी गई। वह सोच सकती थी कि अगर यह बात सामने आ गई तो कितनी उथल पुथल मच जाएगी। हो सकता है कि फीनिक्स कबीले के कई पुराने मॉन्स्टर्स को इकट्ठा किया जाएगा। हालांकि अगर मैं अमर राजा बन जाऊं तो सारी उथल पुथल शांत हो जाएगी। आखिर एक अमर राजा की शादी में दखल देने की हिम्मत कौन करेगा? वूश! इसी समय एक आकृति खाली जगह को चीरती हुई पल भर में आए और पलक झपकते ही गुफा में प्रकट हो गई। तुम कमीने, फिर से बिना बुलाए आ गए। उस आकृति को देखकर फैंग जियो गुस्से से भर गई। उसे कैसे पता नहीं चला कि उसकी गुफा में कौन आया था? वह साफ तौर पर वह दुष्ट आदमी झोउ सुई था।
कोई कह सकता है कि ऐसी बातें अनगिनत बार हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैंने 7th ऑर्डर फॉर्मेशन को कैसे भी अरेंज किया हो, मैं इस आदमी को रोक नहीं सका। इसमें कोई शक नहीं कि इस आदमी का फॉर्मेशन कल्टिवेशन लेवल मेरे लेवल से कहीं बेहतर था। मैं तुम्हारा पति हूँ, यहाँ वापस आना तो घर लौटने जैसा ही है, इसमें क्या दिक्कत है? झो सुई थोड़ा मुस्कुराया। जियू को देखा, जो अब अपनी पीक कल्टीवेशन में पूरी तरह से ठीक हो गई थी, और उसकी सारी चोटें भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। डालू गोल्डन इमोर्टल की आभा पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। उसने लाल रंग की गौजी लंबी ड्रेस पहनी थी, लेकिन यह उसके सुंदर और शानदार कर्व्स को छिपा नहीं पाए, जिससे उसका फिगर बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी पतली कमर को गले लगाया जा सकता था, उसकी लंबी खूबसूरत टांगे और जैद जैसी स्किन थी। उसमें एक भी कमी नहीं थी, सच में वह एक बेहतरीन रचना थी। हल्की रोशनी में वह और भी आकर्षक लग रही थी, जिससे चांद की रोशनी छिप गई, फूल मुरझा गए, मछलियां गोते लगाने लगी और हंस आसमान से गिरने लगे। इससे वह और भी भावुक हो गया, इसलिए वह अब खुद को रोक नहीं सका, इस सुंदरता को पाने के लिए उत्सुक था। छी, मेरा पति कौन है? मैंने अभी तक ऐसी किसी बात पर सहमति नहीं दी है। तुम्हारा चेहरा सच में बहुत मोटा है। ये शब्द सुनकर फैंग जियू शर्मा गई, उसकी प्यारी आंखों में पानी भर आया, फिर भी उसने जिद करके जवाब दिया। आखिरकार ये डील अभी पक्की नहीं हुई है और उसके पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। मुझे डर है कि यह फैसला आपको नहीं करना है। आज रात शुभ है, क्या हम घुटने टेक कर शादी कर लें? झो सुई आगे बढ़ी और सीधे फैंग जियू की पतली कमर को गले लगा लिया। उसे मना करने का मौका नहीं देना चाहती थी। क्या? इस आदमी की मौजूदगी महसूस करते ही फैंग जियू को लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो, वह विरोध नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब तक वह इस आदमी का सामना करती रही, वह पूरी तरह से बेबस थी। ये बिल्कुल भी असली डालुओ गोल्डन इमोर्टल जैसा नहीं है। नहीं, नहीं, ये बहुत तेज है। फैंग जियू हकलाने लगी, उसका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। हालांकि वह पूरी तरह तैयार थी, फिर भी उसने झुकने से मना कर दिया। मुझे इस आदमी के आगे झुकने देना बस एक ख्वाहिश है। अभी भी बहुत तेज। मैं लाखों सालों से इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं एक सेकंड भी इंतजार नहीं करना चाहता। बिना किसी देरी के झो सुई ने तुरंत दबाव डाला। कुछ ही समय में गुफा में रहने की जगह दाओ की मनमोहक आवाजों से गूंज उठी। ये ड्रैगन और फीनिक्स के तालमेल जैसा था। यिन और यांग आपस में जुड़े हुए थे, पानी और आग का मिलन था। अचानक आसमानी घटनाएं दिखाई दी, जिससे बहुत ज्यादा अमरची खींचने लगी और अमरची का एक बहुत बड़ा भावर बन गया। हल्के हल्के आपस में गुथे हुए कानूनों के दृश्य थे, जैसे तलवारों की टक्कर, उड़ती हुई चिंगारियां। एक रात बीत गई। कल रात आपने अपने दाव साथी के साथ साधना की, आपके दिल जुड़ गए, प्यार और बढ़ गया। आपको बहुत ज्यादा प्योयन एनर्जी मिली और आपकी साधना ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक आगे बढ़ी। आपको जीवन के नियम के बारे में बहुत जानकारी मिली। आपको डेड रोल के बारे में बहुत जानकारी मिली। इस समय झो सुई को लगा कि उसकी चेतना के सागर में गहराई से जानकारी का एक सैलाब उमड़ आया है। इसके साथ ही उनके महान फल लुओं में बहुत ज्यादा ऊर्जा भर गई। यह उसके पहले लिए गए अमर अमृत और अमर गोलियों से भी ज्यादा बड़ा था। ये प्योयन एनर्जी थी जो फैंग जियू ने अनगिनत सालों में जमा की थी और अब झो सुई को मिल गई है। ये 7वें क्रम के अमर अमृत का सेवन करने से कम नहीं था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस समय झो सुई को तुरंत जीवन नियम समझ में आ गया। शुरू में वह पहले से ही लाइफ लॉ को समझने के बहुत करीब था और अब फैंग जियू की मदद से यह आखिरी धक्का था जिसने उसे इसे पूरी तरह से समझने में मदद की। उनके फ्रूट ऑफ द ग्रेट लुओ पर जीवन के जटिल नियम उभरकर सामने आए। शुरू में जो लाइफ लॉ के पैटर्न अधूरे थे, वे तुरंत परफेक्ट हो गए। गुफा दुनिया भी बढ़ रही है। झो सुई की आंखों में उत्साह की चमक दिखी। उसे बहुत खुशी हुई। अब उसके अंदर की गुफा की दुनिया इतनी तेजी से फैल रही थी कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। पहले गुफा जगत का व्यास 120 प्रकाश वर्ष था, लेकिन अब यह अचानक 500 लाइट ईयर्स के डायमीटर तक फैल गया है। पहले की तुलना में ये 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। बेशक ये जीवन नियम को समझने का असर था। ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल का आखिरी स्टेज और ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन दो बिल्कुल अलग जगहें हैं। वास्तव में यह एक अवसर है। झो सुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। अगर फैंग जियू की मदद न होती तो उसे पता नहीं होता कि ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा।
जी उसे मिली जबरदस्त प्योर एनर्जी और लाइफ लॉ की कई समझ के साथ उसने एक पल में सफलता हासिल कर ली। यह अनगिनत अरबों सालों की कड़ी मेहनत की खेती को बचाने के बराबर है। ये बहुत बड़ी तरक्की है जिसे कोई भी इमोर्टल पिल्स नहीं खरीद सकती। इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इस समय फैंग जियू धीरे से जाग गई, अपने बगल में लेटे आदमी को देखा और थोड़ा शर्मा गई। उसे तुरंत पिछली रात की बातें याद आ गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस आदमी के प्यार में इतनी जल्दी पड़ जाएगी। कोई यह कह सकता है कि अगर वह अब पछताना भी चाहे तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। हालांकि उसे नहीं लगा कि उसे इसका पछतावा होगा, उसे तो लगा कि उसने अपनी मर्जी से ऐसा किया है। आखिरकार अगर वह सहमत नहीं होती तो कोई अमर राजा भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। एक मिनट रुको, मेरा कल्टीवेशन लेवल सच में इतना बेहतर हो गया है और मेरी अंदरूनी दुनिया बड़ी हो गई है। फैंग जियू को अचानक अपने शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी और जबरदस्त प्योयांग एनर्जी मिली, जो उसके शरीर में मिलकर उसकी केव वर्ल्ड में चली गई। शुरू में उसे लगा कि उसकी केव वर्ल्ड अपनी लिमिट तक बढ़ गई है और अब और नहीं बढ़ सकती, लेकिन इस प्योयांग एनर्जी को पाने के बाद इसने सीधे उसकी लिमिट तोड़ दी। अंदरूनी दुनिया का डायमीटर पहले की तुलना में 2 गुना हो गया। उसी समय गुफा दुनिया की दीवारें बहुत ज्यादा ठोस हो गईं और उसकी डेंसिटी 2 गुनी हो गई। बेशक अब उसकी नींव पहले से ज्यादा मजबूत है, यहाँ तक कि उसके इमोर्टल किंग बनने के चांस भी 10-20% बढ़ गए हैं। ये बदमाश सच में एक दाव साथी की खेती को बढ़ा सकता है। फैंग जियू हैरान और खुश दोनों था। उसने इस बदमाश के दाव साथी से पहले ही बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिससे पता चलता था कि इस आदमी के साथ रहने से किसी की साधना और साधना में कुशलता बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन उसने सोचा कि यह कुछ ऐसा है जो केवल निम्न स्तर के साधकों को ही अनुभव होगा। अगर कोई ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल दायरे में पहुंच जाए तो साधना को बढ़ाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अब उसे पता चला कि ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल दायरे में भी यह आदमी अभी भी अपने दाव साथी की मदद कर सकता है। अगर यह खबर फैली तो दुनिया को जरूर झटका लगेगा। अनगिनत अमर महिलाएं झुंड में आती थीं। यहाँ तक कि फीनिक्स कबीले की अमर महिलाएं भी 2 बड़े कबीलों के बीच के झगड़ों को नजरअंदाज कर सकती हैं और उसे अपनाने के लिए उत्सुक हो सकती हैं। आखिरकार यह अमर राजा बनने का एक मौका है। कौन सी अमर महिला इसे छोड़ना चाहेगी? ये सिर्फ खेती बढ़ाने के बारे में नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे फीनिक्स वंश का कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है। यह आदमी मेरे फीनिक्स वंश को बढ़ा सकता है। फैंग जियू ने अपने शरीर में चौंकाने वाले बदलावों को पहचानना जारी रखा और पाया कि उसके वंश की एकाग्रता में सुधार हुआ था। ये जानना जरूरी है कि फीनिक्स के वंशज और फीनिक्स कबीले के जीनियस होने के नाते उनके पास पहले से ही फीनिक्स वंश का बहुत ज्यादा हिस्सा था और उन्हें 100 में से कम 95 नंबर मिले थे। इसीलिए वह इतनी आसानी से ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल बन सकी, एक जीनियस जिसकी तारीफ पूरा फीनिक्स क्लैन करता था। समस्या यह है कि इस स्कोर तक पहुंचकर 1 या 2 पॉइंट्स का सुधार करना लगभग नामुमकिन है। ये कहा जा सकता है कि उनकी प्रतिभा लगभग फीनिक्स वंश की सीमा तक पहुंच गई थी। अभी फीनिक्स कबीले में अपने फीनिक्स वंश का कंसंट्रेशन बेहतर करने के लिए सिर्फ फीनिक्स ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे 97 या 98 पॉइंट्स तक पहुंचने का मौका मिलता है। लेकिन अब सिर्फ एक बार इस आदमी के साथ साधना करने से उसकी वंश सांद्रता 97 तक सुधर गई, जो फीनिक्स ब्लड एसेंस लेने के बराबर है। ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। इसमें कोई शक नहीं कि सिर्फ ब्लड लाइन कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ोतरी ही उसके इमोर्टल किंग बनने के चांस को 20% तक बढ़ाने के लिए काफी है। अगर हम खेती में पिछले सुधारों को जोड़ दें तो उसके अमर राजा बनने की संभावना पहले ही 70 से 80% तक पहुंच गई है। अगर यह बात जोर से कही जाए तो शायद कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। ये सच में बहुत अजीब है। क्या बात। इस समय झो सुई को अपनी बाहों में उस खूबसूरत सुंदरता के जागने का एहसास हुआ। वह अपने ग्रेट लुओ हेवनली रेल में हुए कई बदलावों की तारीफ नहीं कर सका और इसके बजाय इस बेमिसाल सुंदरता को गले लगा लिया, उसका आकर्षण महसूस किया। बेशक इस खूबसूरती को अपने अंदर लाना निश्चित रूप से एक बहुत ही संतोषजनक उपलब्धि है। पति फैंग जियू ने झो सुई को उत्साहित नजरों से देखा, जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को देखती है। इसमें कोई शक नहीं कि यह अनुभव करने के बाद वह अब वह अनुभवहीन महिला नहीं रही जो वह पहले थी। ऐसा लगता है कि अपनी शर्म छोड़ने के बाद वह बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो गई। मैं बर्बाद हो गया। झो सुई को हैरानी हुई कि क्या उसने इस औरत की काबिलियत जगा दी है, क्योंकि वह भेड़िए या बाघ की तरह खूंखार हो गई थी। एक बार फिर दोनों ने खुद को खेती में लगा लिया।
उन दोनों के लिए साधना का हर सेशन साफ तौर पर बहुत फायदेमंद रहा। हालांकि यह पहले सेशन के फायदे के बराबर नहीं हो सका, लेकिन कम से कम इसके काफी फायदे तो हुए। समय के साथ हुई तरक्की हैरान करने वाली थी। कई महीने बाद जियू के साथ रिश्ता पूरा होने के बाद से झो सुई उससे लगभग अलग नहीं हो पाया। बेशक उन्होंने अपने दूसरे दाऊ साथियों को नजरअंदाज नहीं किया, उन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया। कई महीनों के बाद वह अपने दाऊ साथियों की शिकायतों को दूर करने में कामयाब हो गया। इससे उनकी खेती में भी काफी सुधार हुआ। आखिरकार अब झो सुई ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन पर था, इमोर्टल किंग बनने से बस एक कदम दूर। उनके शरीर से ओरिजिन एनर्जी का थोड़ा सा निकलना भी उनके दाऊ साथियों को बहुत फायदा पहुंचाने के लिए काफी था। इस दौरान उनके दाऊ साथियों की साधना तेजी से आगे बढ़ी और वे गोल्डन इमोर्टल दायरे के करीब पहुंच गए, क्योंकि उनमें से ज्यादातर अब पूरी तरह अमर हो चुके थे। जुआनहुआंग संप्रदाय का विकास भी काफी अच्छा है। इस समय गुफा में झो सुई अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगा। जुआनहुआंग संप्रदाय के बारे में बहुत सारी जानकारी भर गई। बस एक पल में उन्हें जुआनहुआंग सेक्ट की मौजूदा स्थिति के बारे में पूरी तरह पता चल गया। बुकवर्म और ग्रीन सोल गु की शक्तियों की कंट्रोल से जुआनहुआंग सेक्ट की कोई भी बात उसे एकदम साफ पता थी। असल में उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। झो सुई के लिए खेती में तरक्की सबसे जरूरी चीज थी, लेकिन उसके पास कई क्लोन थे, इसलिए वह अपनी खेती में रुकावट की चिंता किए बिना सभी तरह के काम संभाल सकता था। अभी जियानमू की शक्ति 30 मिलियन मानव कबीले प्रांतों तक फैली हुई है और जुआनहुआंग संप्रदाय का असर लगातार इन इंसानी कबीलों में जियानमू की ताकत के साथ 30 मिलियन प्रांतों तक फैला हुआ है। बदकिस्मती से जुआनहुआंग सेक्ट के पास अभी भी बहुत कम टॉप टियर फोर्स हैं। शिष्य पूरी तरह से भरोसे लायक नहीं है। जुआनहुआंग सेक्ट के विस्तार में तेजी लाना चाहते हैं तो शायद मुझे खुद एक्शन लेना होगा। झो सुई की आंखों में चमक आ गई। बेशक वह जानता था कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, यह जुआनहुआंग संप्रदाय के शिष्यों की गलती नहीं थी। बस उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ी और जुआनहुआंग संप्रदाय उसकी साधना की रफ्तार के साथ नहीं चल सका। इसका नतीजा ये हुआ कि जुआनहुआंग संप्रदाय उसे नीचे खींच रहा था। अच्छी बात यह है कि उन्होंने क्लोन गु में महारत हासिल कर ली और अनगिनत अवतार बना सके। हालांकि अभी जुआनहुआंग संप्रदाय में सिर्फ 3 महान लुओ गोल्डन इमोर्टल थे, लेकिन अकेले झो सुई शायद अनगिनत महान लुओ गोल्डन इमोर्टल का मुकाबला कर सकते थे। जब तक कोई अमर राजा दखल नहीं देता, वह सबसे ताकतवर ग्रेट लुओ फोर्स है जिसे कोई हरा नहीं सकता। अब सभी अमर राजा साधना के लिए एकांत में हैं, ये काम करने का सही समय है। शायद मैं अपने क्लोन की शक्ति का उपयोग करके ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल के नीचे कई अमर लोगों को बदल सकता हूँ और 30 मिलियन प्रांतों की सभी ग्रेट लुओ सेनाओं को अपने में मिला लूंगा और उन पर अपना दावा करूंगा। मैं इन अमर लोगों को भी अपना अनुयायी बना सकता हूँ और वे मेरे प्रति अपनी भक्ति दिखा सकते हैं। झो सुई ने उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरा। उसे लगा कि अगर वह भविष्य में इटर्नल नाइट की मुसीबत का सामना करना चाहता है तो उसे पूरे इंसानी कबीले की ताकत को एक साथ लाना होगा। अभी हालांकि इंसानी कबीला ऊपर से एक जैसा दिखता है, लेकिन असल में वे अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, बिखरा हुआ है। अगर कोई बड़ी समस्या आती है तो बड़ी ताकतें और ग्रुप जिम्मेदारी से बच निकलेंगे। मुश्किल समय में वे सहयोग का दिखावा कर सकते हैं, इसलिए उसे अमर मानव कबीले को एकजुट करना होगा, मानव कबीले की ताकत को मजबूत करना होगा। जुआनहुआंग संप्रदाय असली स्वर्ग दरबार की जगह ले सकता है और नया स्वर्ग दरबार बन सकता है और सच में इंसानी कबीले को एक कर सकता है। इसलिए उसने चुपचाप हर ग्रेट लुओ फोर्स गोल्डन इमोर्टल फोर्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया, सभी प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया और इंसानी कबीले के प्रांतों को ऐसा बना दिया कि उन तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बेशक अभी उसका उन अमर राजा सेनाओं को भड़काने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार कोई नहीं जानता कि अमर राजाओं ने क्या साधन छोड़े होंगे। अगर वह जल्दबाजी में काम करता है और उन्हें भड़काता है तो इसका उल्टा असर हो सकता है। जुआनहुआंग सेक्ट के लिए लाइमलाइट में आने का समय नहीं आया है। हालांकि मेरी साधना अब ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल परफेक्शन तक पहुंच गई है, फिर भी मुझे बहुत सारी ओरिजिन एनर्जी मदद की जरूरत है। इमोर्टल किंग तक पहुंचना भी ऐसा ही है, इसके लिए बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी की जरूरत होती है। शायद मैं सोना खाने वाले कीड़ों की शक्ति का फायदा उठा सकूं, हमेशा रहने वाले नाइटलैंड में जा सकूं, उन एसेंस खाने वाले जानवरों और काले जीवों का शिकार कर सकूं और इस तरह अपनी साधना में मदद के लिए बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी पा सकूं।
साथ ही इटर्नल नाइट लैंड का एरिया बहुत बड़ा और असीमित है, जिसमें अनगिनत रिसोर्स हैं। ये 5 सुपर क्लैन के कब्जे वाले इलाकों से भी ज्यादा अमीर है। खासकर इटर्नल नाइट लैंड के अंदर मिनरल वेन्स और इमोर्टल वेन्स, ये बस एक अनडेवलप्ड खजाना है। शायद गोल्ड ईटिंग बग की शक्ति से इन सभी खजानों को वापस लाया जा सकता है। झो उसुई की आंखों में चमक आ गई जब उसने अपने अगले कदम के प्लान के बारे में सोचा। इसमें कोई शक नहीं कि यह एक ऐसा प्लान है जिसे 2 स्टेप्स में पूरा किया जा सकता है। दूसरे अमर लोगों के लिए इटर्नल नाइट लैंड बहुत खतरनाक है। एक छोटी सी गलती से मौत हो सकती है और वे सिर्फ आसपास के इलाकों में ही चलने की हिम्मत करते हैं। लेकिन झो उसुई अलग है। वह इटर्नल नाइट लैंड से बिल्कुल भी नहीं डरता और वहां बहुत सारे रिसोर्स पूरी तरह से हासिल कर सकता है। आखिरकार वे डार्क जीव इन रिसोर्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। उन्हें वहीं छोड़ने के बजाय उनके लिए उनका फायदा उठाना बेहतर है। वह हाई ग्रेड इमोर्टल वेन्स को भी पकड़ सकता था और उन्हें ह्यूमन टेरिटरी में रख सकता था। उस समय इंसानी शरीर के हर हिस्से में हाई ग्रेड इमोर्टल वेन्स होंगी। झो उसुई ने तुरंत इमोर्टल वेन्स पर कब्जा करने का प्लान बनाया। अभी इंसानों के कब्जे वाले इलाकों में कई इमोर्टल वेन्स हैं, लेकिन वे सभी लो ग्रेड हैं। पहले और दूसरे स्टेज की इमोर्टल वेन्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन 5वें स्टेज से ऊपर की वेन्स बहुत कम है। 6ठे स्टेज की इमोर्टल वेन्स और 7वें स्टेज की इमोर्टल वेन्स का तो जिक्र ही नहीं, जो बहुत कम मिलती है। कुछ मुख्य इंसानी राज्यों को छोड़कर उन्हें ढूंढना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इटर्नल नाइट लैंड अलग है। यह इमोर्टल वर्ल्ड के 99% एरिया पर कब्जा करता है। इसमें मौजूद हाई ग्रेड इमोर्टल वेन्स की संख्या सोच से भी ज्यादा है, जो 5 बड़े क्लैंस की संख्या से 100 गुना ज्यादा है। तो अगर कोई इटर्नल नाइट लैंड में हाई ग्रेड इमोर्टल वेन्स को पकड़ सकता है, तो यह निश्चित रूप से ह्यूमन क्लैन के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि जुआनहुआन संप्रदाय की ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। 6ठे स्टेज से ऊपर इमोर्टल वेन्स को टेम्पररी तौर पर कैप्चर करना सही नहीं है। भले ही उन्हें पकड़ लिया जाए, उनका इस्तेमाल जियान्मू के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन आप इसे किसी भी तरह से देखें, इटर्नल नाइट लैंड एक खजाने जैसा है। उन डार्क क्लैन जीवों के जागने से पहले किसी को भी बेईमानी से रिसोर्स लूटने में सक्षम होना चाहिए। झो उसुई को लगा कि शायद अब सबसे अच्छा मौका है। जैसे जैसे समय बीतेगा, नींद में सो रहे डार्क क्लैन के जीव धीरे धीरे जागेंगे और तब तक वे इटर्नल नाइट लैंड में अलग अलग जगहों पर दिखने लगेंगे। उसके बाद रिसोर्स लूटना शायद उतना आसान काम नहीं रहेगा। इसलिए इससे पहले कि डार्क क्लैन के बहुत सारे जीव जाग जाएं, वह इटर्नल नाइट लैंड में पागलों की तरह रिसोर्स लूट सकता है। आखिरकार इन रिसोर्स को इटर्नल नाइट लैंड में छोड़ना बेकार होगा। बेहतर है कि वे सब उसे सौंप दिए जाएं और फिर इंसानी कबीले की ताकत बढ़ाई जाए। ... अमर दुनिया में कहीं एक बड़े राज्य में ग्रेट लुओ सेक्ट के लॉन्गहेड सेक्ट के अंदर। यह एक ग्रेट लुओ सेक्ट है जो तियानजुए सेक्ट को टक्कर देने के लिए काफी मजबूत है। इस सेक्ट में 3 ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स हैं। कहा जा सकता है कि इसने 3000 बड़े इंसानी देशों पर राज किया। कम से कम सैकड़ों अरबों सालों से होने के कारण ऑर्थोडॉक्सी का इतिहास बहुत लंबा है। भले ही इसकी तुलना उन अमर राजा सेनाओं से नहीं की जा सकती, फिर भी इसे एक लोकल अथॉरिटी माना जाता है जो बहुत पुरानी है। लॉन्ग हेटेड सेक्ट का असर 3000 बड़े इंसानी राज्यों के हर कोने में फैला हुआ है, जिन्हें लोकल लॉर्डशिप माना जाता है। इस समय गुफा के अंदर लॉन्ग हेड सेक्ट के 3 ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं। यह एक बहुत ही रेयर घटना है। हर कोई परेशान और भौहें चढ़ाए हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो। वे हैं दाओइस्ट लॉन्ग हेट, दाओइस्ट लॉन्ग जॉय और दाओइस्ट लॉन्ग एंगर। ये ठीक उनका अस्तित्व ही है जिसने सैकड़ों अरबों सालों में लॉन्ग हेट सेक्ट का शानदार इतिहास बनाया है। ऑनर्ड गेस्ट एल्डर्स बनने के लिए बुलाने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्हें दूसरों के अधीन काम करने की आदत नहीं है। वे लोकल अथॉरिटी बनना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि वे किसी अमर राजा की सेना में शामिल हों और हुक्म सुने। अजीब बात है, इन दिनों मुझे अक्सर एक अजीब सा डर, एक लगातार बेचैनी महसूस होती है, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी संयुक्त आपदा निकट आ रही है? दाओवादी लॉन्ग हेट ने चिंतित होकर कहा। ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स के तौर पर उन्हें बिना किसी वजह के ऐसी सनक नहीं आएगी। अगर ये दिखाई दे तो ईश्वर के दाव की चेतावनी है, किस्मत का पहले से पता होना, जो बताता है कि भविष्य में कोई मुसीबत आने वाली है। और महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल की मुसीबत बहुत भयानक है। अगर इससे पार नहीं पाया गया तो तबाही पक्की है। अचानक बड़े भाई को भी ऐसा ही लगता है।
असल में मुझे भी ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो समय का हिसाब लगाने पर हम अभी भी ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल की उम्र की लिमिट तक पहुंचने से कुछ दूर हैं। अगर ग्रेट लुओ आपदा आ भी जाए तो भी यह इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। दाओवादी लॉन्ग जॉय भी हैरान था, समझ नहीं पा रहा था। साफ है वह हमेशा के लिए लॉन्ग हेड सेक्ट में ही रहा, बंद कमरे में साधना पर ध्यान लगाकर और नियमों को समझकर हर तरह की मुसीबतों से बचने के लिए शायद ही कहीं गया हो। फिर भी मुसीबतें साई की तरह उसका पीछा करती हैं। इससे वो कंफ्यूज हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मुसीबत कहाँ से शुरू हुई। ये लॉन्ग हेटेड सेक्ट में तो नहीं आ सकती है ना। मेरी जानकारी के अनुसार हाल ही में इटर्नल नाइटलैंड में अजीब गतिविधि हुई है। क्या ऐसा हो सकता है कि इटर्नल नाइटलैंड के जीव हमारे इंसानी इलाके पर हमला करने के लिए एक डार्क टाइड शुरू करने का प्लान बना रहे हैं? अगर सच में ऐसा है तो यह एक ऐसी मुसीबत हो सकती है जिसका असर पूरे इंसानी खानदान पर पड़ेगा। दाओवादी लॉन्ग एंगर ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसे पक्का शक है कि 3 महान लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स को खतरा पहुंचाने वाली मुसीबत इटर्नल नाइटलैंड से आ सकती है। आखिरकार वे अनुभवी ग्रेट लुओ गोल्डन इमॉर्टल्स हैं, किसी मुसीबत के लिए उनकी जान लेना आसान नहीं है। लेकिन इटर्नल नाइटलैंड की मुसीबत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एक अमर राजा भी गिर जाएगा, सिर्फ एक गोल्डन अमर को क्या माना जाएगा? गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इस पल पूरे लॉन्ग हेटेड सेक्ट का इमोर्टल एरे तुरंत काम करना बंद कर दिया, जैसे कि उसे एक पल में कंट्रोल कर लिया गया हो और फॉर्मेशन के अंदर का स्पेस टाइम उसी पल जम गया। क्या डाओइस्ट लॉन्ग हेट और दूसरे गोल्डन इमॉर्टल्स के चेहरे के भाव बदल गए? वे हैरान और गुस्से में थे। वे अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि यह मुसीबत कहां से आए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह लॉन्ग हेटेड सेक्ट में एक पल में आ जाएगी, जो सच में अविश्वसनीय था। ये जानना जरूरी है कि यह ग्रेट लुओ लेवल पर एक इमोर्टल एरे है। इस फॉर्मेशन को एक पल में कौन कंट्रोल कर सकता है? क्या दुश्मन कोई अमर राजा हो सकता है? एक झटके के साथ एक आकृति अचानक दाओवादी लॉन्ग हेट और दूसरों के सामने प्रकट हुई, जो ऊंचाई से नीचे देख रही थी। एक भयानक दबाव डाल रही थी, मानो इस समय और जगह को आसानी से दबा रही हो, जैसे कोई भयानक दुनिया उतर आए हो और ब्रह्मांड को दबा रही हो। इस समय दाओइस्ट लॉन्ग हेट और दूसरों को ऐसा लगा जैसे उनकी अमर शक्ति का बहना बंद हो गया हो, उनके शरीर हिल नहीं पा रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि झोउ सुई का एक अवतार था। जमा करना गू की शक्ति से आ रहा था। गोल्डन इमोर्टल के लेवल पर पहुंचने के बाद उन्होंने जुआनहुआंग सेक्ट के अनगिनत मानव साधकों की आत्मा शक्ति भी हासिल की, जिसने ड्रीम सोल गू की शक्ति को तेजी से बढ़ा दिया। इस तरह की आत्मा की शक्ति आम अमर राजाओं से बिल्कुल बेजोड़ है। क्या दाओइस्ट लॉन्ग हेट और दूसरों के चेहरे एकदम बदल गए? उन्हें लगा कि उनकी आत्मा की शक्ति पूरी तरह से बेमिसाल है और बस एक पल में वे कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में गिर गए। एक पल में नाइटमेयर इम्प्रिंट की शक्ति चुपचाप उनकी आत्माओं में गहराई तक घुस गई। वे तुरंत बेहोश हो गए, उनका शरीर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। मास्टर गू के दबाव में हार मानना बस कुछ ही समय की बात थी। इतना खराब भी नहीं। ये सीन देखकर क्लोन झोउ सुई को बहुत खुशी हुई। आखिर लॉन्ग हेटेड सेक्ट भी एक ग्रेट लुओ सेक्ट था, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत थी और वह तियानजुए सेक्ट के बराबर था। अगर झोउ सुई अब इसे कंट्रोल कर लेता है तो इससे जुआनहुआंग सेक्ट की ताकत भी आसमान छू जाएगी। असल में अलग अलग राज्यों में 3 करोड़ इंसानी कुलों में भी ऐसी ही बातें हुई। एक एक करके मानव जाति के स्वर्ण अमर लोग भी इसी तरह चुपचाप धर्म बदल गए। अगर मैं इन गोल्डन इमॉर्टल्स को पूरी तरह बदल पाया तो ह्यूमन रेस के कई इलाके जुआनहुआंग सेक्ट के कंट्रोल में आ जाएंगे। क्लोन झोउ सुई बहुत उम्मीद लगाए हुए था। ... दूसरी ओर इटर्नल नाइटलैंड में एक खास जगह पर इटर्नल नाइटलैंड में कई डिवोरिंग गोल्ड बग्स भी दिखाई दिए। कई सालों तक पाले पोसे जाने के बाद उन्होंने ग्रेट लुओ गोल्डन इमोर्टल लेवल पर हजारों डिवोरिंग गोल्ड बग्स को जन्म दिया है, जिससे एक बहुत बड़ा झुंड बन गया है और इटर्नल नाइटलैंड में बेकाबू होकर तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हर सोने का कीड़ा बहुत डरावना था, मारने वाले देवता जैसा, और अपने पीछे अनगिनत मरे हुए और घायल लोगों को छोड़ जाता था। अरे ऐसे मॉन्स्टर्स इटर्नल नाइटलैंड में कब से आ गए और वे इतने डरावने क्यों हैं? वे हमारे डार्कलैंड की तुलना में इटर्नल नाइटलैंड में भी बेहतर तरीके से ढल जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये किस तरह के मॉन्स्टर हैं जो सब कुछ पूरी तरह से खा जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे डार्कलैंड के सदस्यों को भी निगल जाते हैं। इसके अलावा हमारे हमलों का उन पर कोई असर नहीं होता। वे बस कभी न टूटने वाले हीरे जैसे और अमर हैं, और उनकी कठोरता सबसे अच्छी अमर कलाकृतियों के बराबर है।
ये सच में बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। सही है, जबरदस्त डिफेंस स्किल्स से इम्यून और उनकी अटैकिंग पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सुनहरी रोशनी वाले शरीर से सब कुछ चकनाचूर कर देती है, जैसे बेमिसाल स्वॉट कल्टीवेटर हूँ। डिफेंस दोनों में परफेक्ट और इतनी ज्यादा संख्या में, ये सच में बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। क्या ये इस कॉस्मिक युग में पैदा हुए प्राकृतिक आपदा राक्षस हो सकते हैं? जरूर ये मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें यूनिवर्स के इस युग के हेवनली डाउ ने बनाया है, सिर्फ हमारे डार्क क्लैन को खत्म करने के लिए। कई डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स के चेहरे बहुत ज्यादा बदल गए। यह उनका पहली बार था जब उन्होंने इटर्नल नाइट लैंड में दुश्मन का पीछा किया। जब हजारों की संख्या में सोने के कीड़े झुंड में आए तो उन्हें पहली बार ऐसा डर लगा। उनमें से हर कोई सोना खाने वाले कीड़े पर हमला करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। दुर्भाग्य से गोल्ड ईटिंग बग पर अमर सुनहरी रोशनी की एक परत दिखाई दी, जो एक कभी न टूटने वाले कवच की तरह थी। कई एनर्जी ने सुनहरे कवच पर हमला किया, जो पूरी तरह बेकार था। यह ऐसा था जैसे कोई पत्थर समुद्र में गिर रहा हो, जिससे बस एक छोटी सी लहर पैदा हो रही हो। उनके पास सोना खाने वाले कीड़ों के झुंड को आगे बढ़ने से रोकने का कोई तरीका नहीं था। सब खत्म हो गया। कई डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स को यह अविश्वसनीय लगा। इतने लंबे समय तक जीने के बाद ये पहली बार था जब वे इतने कमजोर महसूस कर रहे थे। पहले जब उनका सामना अलग अलग जमाने के कल्टीवेटर से होता था तो भले ही उन्हें बहुत ज्यादा फायदा न होता था, लेकिन कम से कम उनमें मुकाबला करने की ताकत तो होती थी। लेकिन सोना खाने वाले कीड़ों के इस ग्रुप का सामना करते हुए उनमें विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। वे बस बेबस होकर देख सकते थे कि ये डरावने कीड़े उनकी तरफ कैसे आ रहे थे। एक पल में कई डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि हजारों गोल्ड ईटिंग बग्स उमड़ पड़े। एक सुनहरा समुद्र, एक सुनहरा तूफान बन गया जो सब कुछ खा गया। पलक झपकते ही डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स का ग्रुप पूरी तरह से खत्म हो गया। उनके शरीर और आत्मा को सोना खाने वाले कीड़ों ने एक ही बार में निगल लिया और कोई निशान नहीं छोड़ा। एक भी बूंद नहीं बची। वे जहां से भी गुजरते थे वहां टिड्डियों की तरह जमीन पर हमला हो जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। जमीन बंजर हो गई थी, सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन गोल्ड ईटिंग बग्स के लिए ये तो बस एक बूंद थी, इससे उनकी भूख बिल्कुल भी शांत नहीं हुई। धम्म, इन डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स को खाने के बाद गोल्ड ईटिंग बग्स को खतरा महसूस हुआ और बिना कुछ कहे वे सुनहरी रोशनी में बदल गए और तुरंत जमीन में गहराई तक चले गए। फिर वे अंदर गहराई में मौजूद जमीन के नीचे की मिनरल नसों में मिल गई, पता नहीं कितने किलोमीटर नीचे। ये सोना खाने वाले कीड़ों का अनोखा भागने का तरीका था, जो आसपास के मेटल सबस्टेंस के साथ मिल सकता था। साथ ही वे दुश्मनों की किसी भी तरह की ट्रैकिंग को भी रोक सकते थे। एक बार जब हम गोल्ड ईटिंग बग के झुंड का सामना नहीं कर पाए तो उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो गया। सभी ट्रैकिंग तरीके उन तक नहीं पहुंच सके। विज विज विज, कुछ ही देर में डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स तुरंत आ गए। अपने क्लैन के सदस्यों से आ रहे संकट की सिग्नल को पहचानकर और बचाव के लिए सबसे तेज स्पीड से दौड़ पड़े। दुर्भाग्य से ये सब बेकार था, क्योंकि जब तक वे पहुंचे उन्होंने पाया कि बड़े पैमाने पर डार्क क्लैन कल्टीवेटर्स पहले ही खत्म हो चुके थे, एक भी जिंदा नहीं बचा था। धत्तेरे की, ये कैसे जीव हैं जो हमारे इटर्नल नाइट लैंड में बेकाबू होकर घूमने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बहुत बुरा है, उन्होंने हमारे डार्क क्लैन के सदस्यों को भी खा लिया। मुझे उनके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। हम हमेशा दूसरे कबीलों का शिकार करते रहे हैं और अब हमारा ही शिकार किया जा रहा है। कई डार्क क्लैन इमोर्टल किंग्स हैरान और गुस्से में थे। गुस्से से परे वे गोल्ड ईटिंग बग्स को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें अब उनका ऑरा नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने चाहे जितना भी स्कैन किया, उन्हें सोना खाने वाले कीड़ों का कोई निशान नहीं मिला। साफ है, ये जगह उनका इलाका था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये गोल्ड ईटिंग बग्स का होम ग्राउंड बन गया हो। ये सचमुच अकल्पनीय था। कीड़ों के उस झुंड की खासियतें कुछ कुछ एसेंस खाने वाले जानवरों जैसे ही हैं। दोनों ही सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन ज्यादा क्रूर होते हैं और वे अलग अलग स्किल्स और फिजिकल हमलों को भी नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक उन पर पूरी ताकत से हमला न किया जाए, उन्हें मारना मुश्किल है। एक डार्क क्लैन इमोर्टल किंग बहुत उदास लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जमाने की दुनिया ऐसे परेशान करने वाले जीव को जन्म देगी, जो एसेंस खाने वाले जानवर जैसा था। सच में कमाल का। उनकी समझ के अनुसार एसेंस खाने वाला जानवर पहले से ही काफी डरावना राक्षस था, जो सभी एनर्जी सबस्टेंस को खा सकता था, अमरनस को खा सकता था और असल में विनाश के लिए ही पैदा हुआ था। लेकिन अब दुनिया में ऐसा ही एक राक्षस मौजूद है। इसके अलावा
दूसरा व्यक्ति अलग अलग मेटल की चीजें खा सकता है, उन चीजों की खासियतों को अपने शरीर में शामिल कर सकता है, फिर अपने शरीर को और मजबूत कर सकता है। इसलिए उसमें एक खासियत होती है कि वह सभी तरीकों से बेअसर रहता है और ब्लेड और भालों से भी सुरक्षित रहता है। फिर भी एसेंस खाने वाले जानवरों में ये खासियत नहीं होती। वे सिर्फ खाने में अच्छे होते हैं, लेकिन जो चीजें वे खाते हैं उनकी खासियतों को अपने शरीर में शामिल नहीं कर पाते। कुछ हद तक सोना खाने वाले कीड़े सार खाने वाले जानवरों से ज्यादा डरावने और अनोखे लगते हैं। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, लेकिन इन सोना खाने वाले कीड़ों के बढ़ने की रफ्तार भी हैरान करने वाली है। वे जितनी ज्यादा चीजें खाते हैं उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। और भी डरावनी बात यह है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और समय के साथ वे लाखों या लाखों तक बढ़ सकती हैं। एक और डार्क क्लैन इमोर्टल किंग इस बात को लेकर परेशान था। ऐसा लगा कि सोना खाने वाले कीड़ों की रिप्रोडक्टिव स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जो एसेंस खाने वाले जानवरों से भी ज्यादा तेज लग रही थी। थोड़े ही समय में हजारों सोना खाने वाले कीड़े पैदा हो गए। अगर और समय बीतता तो क्या लाखों या लाखों लोगों को पालना पोसना मुमकिन नहीं होता। ऐसी स्थिति के बारे में सोचकर ही उन्हें डर लगने लगा। बिना किसी शक के यह एक मॉन्स्टर है जिसे इमोर्टल रियल्म टिएंटाओ ने जानबूझकर हमारे डार्क क्लैन को खत्म करने के लिए तैयार किया है। इमोर्टल वर्ल्ड में अलग अलग क्लैन कुछ भी नहीं है। हमारा असली दुश्मन इमोर्टल रियल्म टिएंटाओ है। हाँ, सही है, इन सोना खाने वाले कीड़ों से जल्दी निपटना होगा, नहीं तो वे जरूर एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर देंगे। शायद भविष्य में हमारे डार्क क्लैन को भी खत्म कर देंगे। क्या ये बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है? अभी के सोना खाने वाले कीड़े हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डालू गोल्डन इमोर्टल की ताकत है। क्या होगा अगर वे इमोर्टल किंग बन जाएं? तब हमें खाना एक निवाले से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये नामुमकिन है ना? हजारों अमर राजा लेवल के सोना खाने वाले कीड़े, ये तो सच में बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। ऐसा अकल्पनीय जीव दुनिया में हो ही नहीं सकता। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वे अमरलोक के टिएंटाओ के बनाए हुए मॉन्स्टर हैं, तो कुछ भी मुमकिन है। हमें सावधान रहना चाहिए और किसी अनजान गड्ढे में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसा ही है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए हमें अलग अलग काम करना होगा। सोना खाने वाले कीड़ों के इस ग्रुप को पकड़ना होगा और यह पक्का करना होगा कि वे पूरी तरह खत्म हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। कई डार्क क्लैन इमोर्टल राजाओं ने गुस्से में दांत पीस लिए। वे अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। उन्होंने पहले ही गोल्ड ईटिंग बग्स को खत्म करना डार्क क्लैन की टॉप प्रायोरिटी बना लिया है। अगर इन सोना खाने वाले कीड़ों पर काबू नहीं रखा गया तो उनके लगातार बड़े पैमाने पर रिसोर्स खाने से उनकी ग्रोथ की दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उस समय तक वे इटर्नल नाइट लैंड के लिए मुसीबत बन सकते थे। इसलिए वे ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक पल के लिए गोल्ड ईटिंग बग्स ने इटर्नल नाइट लैंड में तबाही मचाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत गहरा असर पड़ा। उसी समय दिव्य वृक्ष दुनिया के अंदर एक गुफा हवेली में जुवानहुआन पैलेस झो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। अब वह अपने अवतारों और सोना खाने वाले कीड़ों की हरकतों को भी समझ सकता था। गू के दखल से बड़ी संख्या में अमर लोगों को तेजी से बदला जा सकता है। तब तक ये अमर लोग जुवानहुआन संप्रदाय के सदस्य बन सकते हैं। झो सुई को काफी संतुष्टि महसूस हुई। सच कहूं तो अगर हाई लेवल इमॉर्टल्स को ट्रेन करने के लिए सिर्फ जुवानहुआन सेक्ट पर भरोसा किया जाए तो कोई नहीं जानता कि यह कब तक सफल होगा, और उसके पास अब इतना समय भी नहीं है। आखिरकार अमर दुनिया में स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में हाई लेवल अमर लोग हैं। अगर वह इन सभी हाई लेवल इमॉर्टल्स को अपना बना ले तो इससे बहुत मेहनत बच जाएगी। हर सफल कन्वर्जन के साथ जुवानहुआन सेक्ट को न सिर्फ एक्स्ट्रा कॉम्बैट पावर मिलती है, बल्कि वह एक दुश्मन भी खो देता है। इससे मिलने वाले फायदे कल्पना से भी परे हैं। हालांकि इमोर्टल रेल्म के ह्यूमन टेरिटरी में कई इमोर्टल किंग फोर्स हैं, लेकिन डालुओ फोर्स की संख्या और भी ज्यादा है। अगर वह इन डालुओ ताकतों को लगातार काबू में रख पाता है तो देर सवेर अमर दुनिया की सभी बुनियादी ताकतें उसके हाथ में आ जाएंगी और बड़े बड़े अमर राजाओं को भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखेगी। ऐसा अनुमान है कि जब तक वे अमर राजा जागेंगे तब तक वे पाएंगे कि अमर दुनिया के सबसे निचले लेवल के साधक सभी जुवानहुआन संप्रदाय के सदस्य हैं। ऐसा लगता है जैसे पहले जुवानहुआन संप्रदाय ने सिर्फ ग्रामीण इलाकों पर कब्जा किया था और अब वह कई काउंटी कस्बों या छोटे शहरों पर भी कब्जा करने लगा है। जुवानहुआन संप्रदाय का प्रभाव हजारों परिवारों तक फैल जाएगा। यह एक मकड़ी के जाले की तरह है जो इंसानी इलाके के हर कोने को कवर कर रहा है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि यह इटर्नल नाइट लैंड में गोल्ड ईटिंग बग्स का डेवलपमेंट है।
ये जगह सोना खाने वाले कीड़ों के लिए स्वर्ग के समान है। मात्र डार्क क्लैन वर्तमान गोल्ड ईटिंग बग्स का कुछ नहीं कर सकता। झो सुई हल्के से मुस्कुराया, उसका दिल खुशी से भर गया। सच कहूं तो इटर्नल नाइट लैंड के अंदर रिसोर्स बहुत ज्यादा हैं, जो अनगिनत युगों में जमा किए गए 5 सुपर क्लैन की कुल रिसोर्स से हजारों गुना ज्यादा हैं। उसी समय अमरलोक के तियाटाओं के दबाव में डार्क क्लैन के ज्यादातर अमर राजा गहरी नींद में हैं। अमर राजाओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पहले से जाग सकता है। इसलिए बहुत कम दुश्मन हैं जो गोल्ड ईटिंग बग्स को रोक सकते हैं। जैसे ही उनका सामना किसी ऐसे दुश्मन से होता है जिसे हराया न जा सके, सोना खाने वाले कीड़े तुरंत पीछे हट जाते हैं और जमीन में गहराई तक बिल बना लेते हैं। इसके साथ डार्क क्लैन के अमर राजा भी असहाय खड़े रह सकते हैं और सोना खाने वाले कीड़ों को पीछे हटते हुए देख सकते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते। इसलिए गोल्ड ईटिंग बग्स अब इटर्नल नाइट लैंड में लगभग एक आपदा बन गए हैं। अगर उन जीवों का सामना सोना खाने वाले कीड़ों के झुंड से होता है तो वे बस जल्दी से भाग सकते हैं। लेकिन यह अच्छी बात है, वे इटर्नल नाइट लैंड से बहुत सारा और इमोर्टल स्टोन्स भी वापस ला सकते हैं। जुवानहुआंग संप्रदाय के लिए ये सचमुच एक खजाना है। झो सुई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। बेशक इस दौरान सोना खाने वाले कीड़ों ने न सिर्फ इन काले जीवों को खाया है, बल्कि वे जमीन के नीचे भी घुसकर जमीन के नीचे की खायों की खोज कर रहे हैं। फिर वे इन अयस्कों को खा जाते हैं। सभी ओर्स वे खाकर पचा नहीं पाते, ज्यादातर उनके अंदर चले जाते हैं ताकि उन्हें डिवाइन ट्री वर्ल्ड में वापस लाया जा सके। जुवानहुआन संप्रदाय के खजाने में पहले से ही बड़ी संख्या में अमर दुनिया के अयस्क मौजूद थे। बेशक इन अयस्कों के अलावा सोना खाने वाले कीड़ों ने कई विशाल अमर नसें भी हासिल की हैं। आखिरकार अगर इन अमर नसों को इटर्नल नाइट लैंड में छोड़ दिया जाए तो ये ज्यादा काम की नहीं है, उन्हें डिवाइन ट्री वर्ल्ड में वापस लाना बेहतर है। जब कई इमोर्टल वेन्स आपस में मिल जाती हैं, तो वे हाई लेवल इमोर्टल वेन्स बना सकती हैं। जुवानहुआन संप्रदाय के शासन के तहत कई संप्रदायों को 5वें क्रम की अमर शिराएं, 6ठे क्रम की अमर शिराएं, 7वें क्रम की अमर शिराएं प्राप्त हो जाएंगी। भविष्य में ये जगहें अमर दुनिया की खेती की पवित्र जमीन बन सकती हैं। फिर भी ये रिसोर्स कुछ भी नहीं है, असल में जरूरी तो वे ओरिजिन एनर्जी है। हर बार सोना खाने वाले कीड़े बहुत ज्यादा मात्रा में ओरिजिन एनर्जी वापस लाते हैं। इससे मेरी खेती भी तेजी से बढ़ सकती है। झो सुई अपने और गोल्ड ईटर मदर बग के बीच खास कनेक्शन महसूस कर सकता था। हर बार जब गोल्ड ईटर मदर बग को बहुत ज्यादा ओरिजिन एनर्जी मिलती थी तो उसका सिर्फ एक हिस्सा ही खाया जाता था, जबकि दूसरा हिस्सा वापस ट्रांसमिट हो जाता था। सीधे उनके शरीर में जाने पर इसे सोख लिया गया और खा लिया गया, जैसे अचानक ज्ञान का एहसास हुआ हो। साफ है, ये गोल्ड ईटिंग बग्स जो इटर्नल नाइट लैंड में अलग अलग अंधेरे जीवों को खाते हैं, वे भी उसकी कल्टीवेशन में मदद कर सकते हैं। एक के बाद एक इमोर्टल पिल लेने के बराबर इससे मिलने वाले फायदे बस अकल्पनीय थे। बूम टिल्ड इस समय उसे महसूस हुआ कि उसकी गुफा की दुनिया में ओरिजिन एनर्जी का एक बड़ा उछाल आ रहा है। बाढ़ की तरह इसने गुफा की दुनिया के हर कोने को डुबो दिया और यह ओरिजिन एनर्जी जल्दी ही अमर चीज में बदल गई। पहले बड़ी और खाली गुफा वाली दुनिया बहुत सारा अमर सामान मिलने के बाद तेजी से कई ग्रहों में बदल गई। इन ग्रहों से बहुत ज्यादा चमक निकलती थी, जो बहुत ज्यादा चमकदार थी, और वे बहुत ज्यादा एनर्जी से भरे हुए थे। ग्रहों के अंदर लहरदार पहाड़, अनगिनत नदियां और समुद्र थे। यहाँ तक कि बहुत सारी हरियाली भी तेजी से बढ़ी, हरी भरी और हरी भरी। एक पल में इस तारों भरे आसमान में कई नए ग्रह दिखाई दिए, जिससे एक बड़ी गैलेक्सी बन गई। ये पता है कि पहले उनकी साधना लेट डालू और गोल्डन इमोर्टल स्टेज तक पहुंच गई थी, जिसमें गुफा की दुनिया का डायमीटर 500 लाइट ईयर्स तक पहुंच गया था। लेकिन इससे गुफा की दुनिया भी पूरी तरह बंजर हो गई। यह एक अधूरे घर जैसा था, जिसमें कोई सामान नहीं था। फर्नीचर लगाना तो दूर की बात है, लेकिन अब यह अलग है। इस विशाल ओरिजिन एनर्जी और अमर मटेरियल को पाने के बाद कई ग्रह बने। लगता है कि यह बड़ी गैलेक्सी में बदल रहा है। बेशक पूरी गुफा की दुनिया को भरने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। आखिरकार 500 लाइट ईयर तक फैली गुफा की दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसी चीज नहीं जिसे रातों रात सजाया जा सके। फिर भी इतनी बड़ी अमर चीजों में बढ़ोतरी ने उनकी साधना को भी बहुत बढ़ा दिया। ये शक्ति सचमुच बहुत बड़ी है। झो सुई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने अंदर दुनिया की ताकत महसूस करते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह कभी न खत्म होने वाले स्पेस टाइम को हल्के से हिला और हिला सकता है, जिससे अरबों मील की स्पेस टाइम में कंपन पैदा हो रहा है। यहाँ तक कि अमर राजा की शक्ति भी इससे अधिक नहीं हो सकती।
अमर राजा बनने के लिए व्यक्ति को मृत नियम को समझना होगा। अगला कदम डेड रूल को समझने में बहुत ज्यादा समय लगाना है। लेकिन हेल डायमेंशन की शक्ति और इमोर्टल मेडिसिन मंजूसाका के साथ डेड रूल को समझना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो सुई जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, उनका मन तुरंत डेड रूल को समझने की प्रक्रिया में डूब गया। डेड रूल के कई रहस्य तुरंत उसकी चेतना के सागर की गहराई में समा गए। ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा स्वर्ग के दाव में मिल गई हो। अचानक वह साधना की गहरी अवस्था में चले गए और प्रैक्टिस करते करते उन्हें समय का पता ही नहीं चला। पलक झपकते ही 30 मिलियन वर्ष बीत गए। ... 30 लाख साल बाद नश्वर दुनिया, ड्रैगन कुई दायरा। क्योंकि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में 9 पूंछ वाले ड्रैगन कुई फूल बहुत ज्यादा पैदा होते थे, इसलिए इसे ड्रैगन कुई रेल्म कहा जाता था। सालों के डेवलपमेंट के बाद ये ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड भी बहुत खुशहाल और हलचल भरा हो गया और इस दुनिया में कई इंसान कल्टीवेटर पैदा हुए। असल में ऐसे ही ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड अब मॉर्टल वर्ल्ड में अनगिनत हैं। आखिरकार मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। इस समय ड्रैगन कुई रेल्म की एक गुफा में लगभग 18 साल का एक नौजवान अचानक जाग गया। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक चमक रही थी, मानो वह खालीपन को भेद रहा हो और कई रहस्यों को देख रहा हो। उनके शिष्यों की गहराई में अनगिनत यादें बहती थीं। उसका नाम लू त्यानजे था, जो एक पुनर्जन्म लेने वाला अमर था। इसके अलावा वो स्वर्ग के दरबार से एक स्वर्गीय अमर था, लेकिन उसे मारा नहीं गया और न ही उसे मॉर्टल वर्ल्ड में दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि उसने मॉर्टल वर्ल्ड में अपनी असली आत्मा को दोबारा जन्म देने के लिए एक बहुत बड़ी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसका मकसद आसान था, मॉर्टल वर्ल्ड में अलग अलग जानकारी की जांच करना। आखिरकार पिछले 30 मिलियन सालों से हैरानी की बात है कि मॉर्टल वर्ल्ड से बहुत कम असेंडर्स इमोर्टल वर्ल्ड में आए थे। अर्थ इमोर्टल रेल्म से केवल कुछ मॉर्टल कल्टीवेटर ही ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे। लेकिन अर्थ इमोर्टल रेल्म के इंसानी साधकों के अलावा दूसरे किसी भी ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में कोई असेंडर नहीं था। यह अमर लोक स्वर्गीय न्यायालय के लिए बिल्कुल असंभव था। आमतौर पर मॉर्टल वर्ल्ड में साधना करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, दूसरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड्स में इमोर्टल वर्ल्ड में जरूर कुछ असेंडर्स दिखाई देते थे, जिससे स्थिति बहुत अजीब हो जाती थी। भले ही इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट को अपनी पावर बढ़ाने के लिए इमोर्टल असेंडर्स की जरूरत नहीं थी, फिर भी ये बहुत ज्यादा हावी था और इन असेंडर्स को अपने कंट्रोल से बाहर नहीं जाने देता था। ये पता लगाने के लिए कि मॉर्टल वर्ल्ड में असल में क्या हो रहा था, हेवन कोर्ट लगातार इमोर्टल्स को जांच के लिए भेजता रहा। दुर्भाग्य से अब तक वे सभी खाली हाथ लौटे थे। इमोर्टल रियल्म हेवनली कोर्ट के लिए अभी की मॉर्टल दुनिया एक ब्लैक होल की तरह थी, जो लगातार हेवन कोर्ट के इमोर्टल्स को निगल रही थी। चाहे कितने भी अमर सैनिक मारे गए, इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अभी मॉर्टल वर्ल्ड को जुवानहुआन सेक्ट कंट्रोल करता है। कहा जाता है कि 30 मिलियन साल पहले अमर दुनिया की 4 सुपर रेस ने मिलकर 10 लाख सच्चे अमर लोगों को मौत की दुनिया में भेजा था। उन्होंने जुवानहुआन संप्रदाय को खत्म करने, व्यवस्था को फिर से बनाने और मॉर्टल वर्ल्ड की व्यवस्था को वापस लाने की कोशिश की। बदकिस्मती से 4 सुपर रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें लगभग 10 लाख ट्रू इमोर्टल्स की पूरी सेना खत्म हो गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। तब से जुवानहुआन संप्रदाय नश्वर दुनिया का अधिपति बन गया है। आज भी 5 सुपर रेस भी जुवानहुआन सेक्ट के सामने बेबस हैं। हालांकि जुवानहुआन संप्रदाय को भी एक इंसानी संप्रदाय माना जाता है, लेकिन इसे अमर लोक स्वर्गीय न्यायालय का विद्रोही माना जाता है। ये स्वर्ग न्यायालय के किसी भी आदेश पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। पिछले कुछ सालों में 5 महान सुपर कुलों ने जुवानहुआन संप्रदाय के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश में कई अमर लोगों को नश्वर लोक में भेजा है। दुर्भाग्य से सभी खाली हाथ रह गए। इसके अलावा ये सभी अमर लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। लू त्यानजे ने गहरी सांस ली। उसे अपने मिशन की मुश्किल का एहसास हुआ। इतने सारे अमर लोग मारे गए थे और भले ही वह स्वर्ग में अमर होकर आया था, ये कहना मुश्किल था कि वह बच पाएगा या नहीं। अमर दुनिया के अमर लोगों के लिए नश्वर दुनिया सच में ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद थी। अगर वह सावधान नहीं रहा तो वह मौत की दुनिया में खत्म हो सकता है और कभी भी अमर दुनिया में वापस नहीं लौट सकता। बदकिस्मती से हेवन कोर्ट ने उसे ब्लैकमेल किया और उसे मिशन पूरा करना पड़ा, नहीं तो उसके परिवार को भी मौत का सामना करना पड़ता। इसलिए ये जानते हुए भी कि यह मिशन खतरे से भरा था, उन्हें नश्वर लोक में पुनर्जन्म लेना पड़ा। इसके अलावा उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। अगर वह थोड़ा सावधान रहता
तो उसे जुवानहुआन सैक्ट का शक नहीं होता और इस तरह जरूरी जानकारी इकट्ठा कर पाता। मेरा मिशन मॉडल वर्ल्ड में अफरा तफरी फैलाना नहीं है, नहीं यह जुवानहुआन संप्रदाय का मुकाबला करने के लिए है। ये बस ये पता लगाने के लिए है कि वे नश्वर आरोही असल में कहाँ गए। आखिरकार वे असेंडर्स निश्चित रूप से मरे नहीं थे, फिर भी वे असेंशन प्लेटफॉर्म पर कभी नहीं दिखे। दूसरे शब्दों में उन मॉर्टल असेंडर्स ने निश्चित रूप से इमोर्टल वर्ल्ड में स्मगलिंग करने का एक तरीका ढूंढ लिया। इसीलिए मॉर्टल वर्ल्ड में असेंडर इतने रेयर हैं। लू त्यानज़े की आंखें चमक उठी। असल में हेवन कोर्ट के कई अमर लोगों का भी यही शक था। उनका मानना था कि जुवानहुआन सैक्ट ने जरूर अमर दुनिया में स्मगलिंग का कोई खास तरीका ढूंढ लिया होगा, वरना ये नामुमकिन है कि इतने लंबे समय से असेंशन प्लेटफॉर्म पर कोई न आया हो। समस्या यह है कि अमर दुनिया में नए उभरे सच्चे अमर लोगों को लगातार खोजने के बावजूद उन्हें उन असेंडर्स का जरा भी निशान नहीं मिला। भले ही वे सच में अमर दुनिया में स्मगलिंग करके आए हों, उनका पता नहीं चल सका। इससे अमर दुनिया का स्वर्ग न्यायालय गुस्से में तो था, लेकिन बेबस भी था। आखिरकार अमर दुनिया बहुत बड़ी थी, जिसमें अकेले इंसानी इलाके में 1296 बड़े महाद्वीप शामिल थे। इन महाद्वीपों के बीच कुछ असेंडर्स का दिखना समुद्र में मछली की तरह था। उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए एकमात्र तरीका था कि पुनर्जन्म लेने वाले अमर लोगों को मॉर्टल वर्ल्ड में घुसपैठ करने के लिए भेजा जाए। बेहतर होगा कि वे जुवानहुआन संप्रदाय में शामिल हों और जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य बने। इस तरह वे जुवानहुआन संप्रदाय के अमर दुनिया में तस्करी के तरीके का पता लगा सकते थे। कहने की जरूरत नहीं है कि यह तरीका काफी सीधा और कच्चा था, लेकिन ये बहुत असरदार था। जैसा कि वह जानता था, इस बार वह अकेला पुनर्जन्म लेने वाला स्वर्गीय अमर नहीं था जिसे मौत की दुनिया में भेजा गया था। कम से कम दर्जनों या सैकड़ों ऐसे अमर लोग थे जो दोबारा जन्मे थे। इतने सारे अमर लोगों को भेजने का कारण ये पक्का करना था कि कुछ भी गलत न हो। अगर वह आखिर में फेल भी हो गया, तो दूसरे अमर लोग सफल होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमोर्टल वर्ल्ड हेवन कोर्ट ने जुवानहुआन सैक्ट के छिपे हुए राज का पता लगाने का पक्का इरादा कर लिया था। गड़गड़ाहट टिल्ड टिल्ड टिल्ड। त्यानज़े के चेतना के सागर की गहराई में जानकारी की बाढ़ आ गई। ये पिछले 18 सालों में उनके मौजूदा शरीर द्वारा इकट्ठा की गई इंटेलिजेंस का कलेक्शन था। जुवानहुआन संप्रदाय के सदस्य भी बन गए थे। इससे लू त्यानज़े बहुत खुश हुए, जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनका प्लान बिना किसी सरप्राइज के इतनी आसानी से आगे बढ़ेगा। मैं समझता हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं जुवानहुआन संप्रदाय का शिष्य बन सका। अब पूरी मॉर्टल दुनिया की इंसानी जाति पर जुवानहुआन संप्रदाय का राज है। जब तक कोई इंसानी कबीले से जुड़ा है, वह नेचुरली जुवानहुआन सैक्ट का हिस्सा बन जाएगा। जुवानहुआन संप्रदाय का इनर सैक्ट डिसाइपल बनना नहीं है, ये सिर्फ जुवानहुआन संप्रदाय द्वारा बनाई गई दाओ अकेडमी का स्टूडेंट बनना है। मर्त्य जगत में ज्यादातर मानव साधक सिर्फ जुवानहुआन अकादमी के छात्र हैं। सिर्फ सबसे टैलेंटेड शिष्यों को ही इनर सैक्ट शिष्य बनने और पढ़ाई के लिए जुवानहुआन सैक्ट में शामिल होने का मौका मिलता है। लू त्यानज़े की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा कि उन्होंने थोड़ा जल्दी जश्न मना लिया। अब तक वह सच में जुवानहुआन संप्रदाय में शामिल नहीं हुआ था। जुवानहुआन संप्रदाय के शासन में बस एक साधारण निवासी था। क्या ये ड्रीम रियल मार्क है? इस ड्रीम रियल मार्क के साथ मैं ड्रीम रियल में लॉग इन कर सकता हूँ। इस तरह कोई चाहे किसी भी दुनिया में हो, ड्रीम रियल के जरिए कम्युनिकेशन हो सकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जुवानहुआन संप्रदाय अनगिनत दुनियाओं पर शासन कर सकता है। जब भी किसी भी दुनिया में कुछ भी होगा, तो ये तुरंत पता चल जाएगा। लू त्यानज़े ने अपने हाथ पर ड्रीम रियल मार्क को देखा। उसे एहसास हुआ कि ऐसा ड्रीम रियल मार्क जन्म से ही मौजूद था, हर किसी के पास होता है। इसके अलावा ये व्यक्ति की आत्मा में मिल जाता है, जिससे इसे त्यागना असंभव हो जाता है। सिर्फ एक विचार से ही कोई आसानी से सपनों की दुनिया में जा सकता है। सच कहूं तो बातचीत का ये तरीका बहुत ही आसान और अविश्वसनीय है। अमर दुनिया में भी बातचीत का ऐसा कोई आसान तरीका नहीं है। कलाकृति की शक्ति है जिसे जुवानहुआन संप्रदाय के सैक्ट मास्टर जुवानहुआन ताओइस्ट ने हासिल किया था। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए इस अमर आर्टिफैक्ट की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अनगिनत प्राणियों के संदेशों को सहने के लिए कम से कम यह एक ग्रेड इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। जुवानहुआन ताओइस्ट के पास इतनी बड़ी अमर कलाकृति होने की शुरुआत कैसे हुई? लू त्यानज़े हैरान हुए बिना नहीं रह सके। जुवानहुआन संप्रदाय के अनोखे स्वभाव का पता लगा लिया।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जुवानहुआन संप्रदाय पूरी मॉर्टल दुनिया पर आसानी से राज कर सकता है, क्योंकि उसके पास कई इमोर्टल आर्टिफैक्ट्स की ताकत है। ऐसा लगता है कि उन अमर लोगों का खुलासा इसी तरह हुआ होगा। अगर कोई ड्रीम रियल मार्क के बिना मौजूद है तो उसके मरने वाला होने की संभावना नहीं है। अब पूरी मॉर्टल दुनिया को जुवानहुआन सेक्ट ने बिना किसी गैप के लोहे के बैरल की तरह मजबूत कर दिया है। सिर्फ मॉर्टल वर्ल्ड में दोबारा जन्म लेकर नई शुरुआत करके ही कोई चुपचाप मॉर्टल वर्ल्ड में घुस सकता है। नहीं तो जैसे ही कोई नीचे उतरेगा उसे जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पहचान लिया जाएगा। फिर उन्हें पकड़ लिया जाएगा और वे फिर कभी भाग नहीं पाएंगे। लेकिन ड्रीम रेल्म की शक्ति सिर्फ यही नहीं है, ये खुद के बारे में भी अलग अलग डेटा का पता लगा सकता है। इस तरह एक वर्चुअल पैनल बना। इस तरह हर कोई अपनी खेती की प्रोग्रेस जान सकता है। बिना किसी शक के ये सहायक क्षमताओं का शिखर है। कोई हैरानी नहीं कि इतने सालों बाद भी जुवानहुआन संप्रदाय नश्वर दुनिया में एक अजेय शासक बना हुआ है। लू त्यानज़े ने एक पल सोचा और तुरंत अपना वर्चुअल पैनल खोला और बिना किसी चूक के अपना सारा डेटा बहुत डिटेल में देखा। जिंदगी में पहली बार उसे अपनी काबिलियत इतनी साफ दिखी। अगर उसने पहले ही इस काबिलियत में महारत हासिल कर ली होती तो उसकी नींव ज्यादा मजबूत होती, सच्चे अमर बनने की रफ्तार और भी तेज होती। बेशक ड्रीम रेल्म की मदद से जुवानहुआन संप्रदाय के शिष्य अपनी साधना में तेजी से आगे बढ़ते हैं। फिर भी 30 मिलियन साल बाद भी उनमें से एक भी अमर दुनिया में नहीं जा पाया है, जो सच में समझ से बाहर है। जाहिर है हेवन कोर्ट का शक बिल्कुल सही है। जुवानहुआन संप्रदाय ने जरूर अमर दुनिया में चुपके से चढ़ने का कोई तरीका सीख लिया होगा, नहीं तो इतने सालों में किसी के लिए भी अमर दुनिया में चढ़ना नामुमकिन होता। ऐसा लगता है कि ड्रीम रेल्म में एक बुद्धिमान प्राणी भी मौजूद है जिसे बुक इमोर्टल कहा जाता है। कहा जाता है कि बुक इमोर्टल मॉर्टल दायरे की एक सब कुछ जानने वाली चीज की तरह है, जो सब कुछ और कुछ भी जानती है। जुवानहुआन संप्रदाय का हर शिष्य अलग अलग जानकारी जानने के लिए अमर पुस्तक का इस्तेमाल करता है। बुक इमोर्टल एक टीचर की तरह भी काम करती है और जुवानहुआन सेक्ट के हर शिष्य को उनके सवालों को हल करने में मदद करती है। यह एक टॉप टीचर को साथ रखने जैसा है, जो हमेशा अपनी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार रहता है। लू त्यानज़े के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उन्हें लगा कि ड्रीम रेल्म और बुक इमोर्टल का होना जुवानहुआन सेक्ट के शिष्यों के लिए बस एक आशीर्वाद है। अगर यह अमर दुनिया में होता तो सिर्फ सच्चे शिष्यों को ही ऐसा इलाज मिल पाता। आम शिष्यों को ऐसी काबिलियत वाली मदद कभी नहीं मिल सकती। फिर भी मॉर्टल वर्ल्ड में हर कोई ऐसी काबिलियत हासिल कर सकता है, ये बात बहुत बड़ा चढ़ाकर कही गई है। जुवानहुआन ताओवादी की सोच कैसी थी? आर्टिफैक्ट की पावर इस्तेमाल करने देना बस हैरान करने वाली बात है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है। शायद मैं बुक इमोर्टल की शक्ति का इस्तेमाल जुवानहुआन संप्रदाय को बेहतर ढंग से समझने के लिए कर सकता हूँ। लू त्यानज़े को भी लगा कि यह स्वर्ग की मदद है। जुवानहुआन संप्रदाय को समझने के लिए उन्हें दूसरे साधकों से पूछना पड़ता था, लेकिन ऐसा करने में एक्सपोजर का रिस्क है। जितना ज्यादा कहा जाएगा एक्सपोजर की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन अमर पुस्तक से पूछताछ करना अलग बात है। आर्टिफैक्ट की बेसिक एबिलिटी है। जब तक वह सावधान रहेगा वह दोबारा जन्मे अमर के रूप में अपनी पहचान नहीं बताएगा। इस तरह उसके एक्सपोजर रिस्क में कमी को ज्यादा से ज्यादा किया जा सकता है। मॉर्टल वर्ल्ड में जुवानहुआन सेक्ट का मौजूदा डोमिनियन मैप जानना चाहता हूँ। लू त्यानज़े ने एक पल सोचा और बुक इमोर्टल को बुलाया। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मर्त्य जगत में जुवानहुआन संप्रदाय का प्रभुत्व मानचित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। अचानक एक मैकेनिकल आवाज आई, जिसके बाद उसकी चेतना के सागर में गहरे में मॉर्टल वर्ल्ड का एक बड़ा मैप दिखाई दिया, जिसमें ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के अनगिनत लाइट पॉइंट्स दिख रहे थे। हर जगह और उनके बीच की बड़ी दूरी को भी मार्क किया गया था। ये लगभग एक बड़े स्टार मैप जैसा था। सच कहूं तो लू त्यानज़े पूरी तरह हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मॉर्टल वर्ल्ड इतना बड़ा होगा।